आपको आवाज तो आ ही रही होगी। देखिए, चैप्टर नंबर 27। आप खुद सोचिए, मान लीजिए कि आप जज हो, ठीक है, और सामने आपके अक्यूज्ड पर्सन जो है वो कौन है? अनसाउंड माइंड। क्या है? अनसाउंड माइंड। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट। बहुत सिंपल सिंपल चैप्टर है जो रश्मि मैम ने छोड़े ना, वो बाय चांस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछ लिए जाए बाय चांस तो आपको क्या देना है, जवाब कैसे देना है। जैसे 3 नंबर का पूछ लिया, छोटा छोटा जस्ट। एक जज है, वो जज सामने है और सामने अक्यूज्ड पर्सन है, वो अनसाउंड माइंड है। तो आप खुद सोचो क्या क्या कर सकते हो। आप अनसाउंड माइंड है, आप अपनी प्रोसीडिंग को क्या कर दोगे? थोड़े टाइम के लिए एडजन कर दो। ध्यान से सुनना। क्या कर दोगे? एडजन कर दोगे। क्या वेट करोगे कि उस अनसाउंड माइंड है, क्योंकि अब वो इस रैशनल जजमेंट करने की उसमें नहीं है ना, वो समझ नहीं पाएगा कि तुम जो पूछोगे, एविडेंस नहीं दे पाएगा। तो आप या तो एडजन कर दो। फिर आप एडजन करके क्या करोगे? क्या करोगे एडजन करके? मान लो तुम्हारे सामने अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति है, तो एडजन करके या तो उसको असाइलम, मेंटल असाइलम में भेज दोगे। यही तो करोगे कि भाई सही होकर आ जा, या किसी नियर रिलेटिव के पास भेज दोगे कि भाई नियर रिलेटिव से अपन क्या भरवा लेंगे, बॉन्ड बॉन्ड भरवा लेंगे, और उसको बोल देंगे कि भाई तू लेकर जाए इसको, लेकिन ध्यान रखना है इसका, ये किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा दे। ठीक है, यही सब चीजें आप करोगे। एक चीज तो ये होगी। ठीक है। अब दो तरीके की चीजें हो सकती है, या तो व्यक्ति इंक्वायरी के टाइम अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति है, या व्यक्ति ट्रायल के साथ टाइम पे अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति है। मजिस्ट्रेट के सामने दो ही प्रोसीडिंग होती है, या इंक्वायरी होती है, ट्रायल होती है। तो या व्यक्ति इंक्वायरी के टाइम टाइम पर पागल है, या ट्रायल के साथ टाइम पे पागल है। तो ये दोनों सेक्शंस आपको दिखेंगे। सिमिलर प्रोविजन है इस सेक्शन की कि भाई इंक्वायरी के दौरान पागल है तो क्या होगा? ट्रायल, पागल नहीं बोल सकते, अनसाउंड माइंड है तो क्या होगा? ट्रायल के दौरान अनसाउंड माइंड है तो क्या होगा? ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आप सभी को पता है कि, समझो, सबने जनरल एक्सेप्शन पढ़े ना बीएनएस में, मानती हूँ तीनों नहीं पढ़ा है मुझसे बीएनएस, तो जनरल एक्सेप्शन पढ़े। तो आप लोगों ने पढ़ा है अनसाउंड माइंड, कि यदि व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है जब उसने ऑफेंस कमिट किया है। तो ये तो हम इंक्वायरी और ट्रायल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है जब उसने ऑफेंस कमिट किया, एक तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप सभी को पता है किसके ऊपर रहेगा? इस अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति के, जिस व्यक्ति जो अक्यूज्ड है उसके एडवोकेट पे रहेगा, उसके परिवार वाले पे रहेगा कि भाई ये अनसाउंड माइंड का था जब इसने ऑफेंस कमिट करा था। ठीक है। और यदि कोर्ट को लगता है कि एट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस ये व्यक्ति अनसाउंड माइंड का था, तो क्या कर देगी कोर्ट? जनरल एक्सेप्शन है। जनरल एक्सेप्शन का मतलब तुम्हें पता ही है कि इवन दो अपराध हुआ है, लेकिन अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस ये अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति था। मतलब इसके माइंड में इतनी क्षमता ही नहीं थी कि वो सोच पाए कि वो अपराध कर रहा है या नहीं कर। एक बार हैंड रेज कर दो, 3 सिंपल सिंपल पॉइंट आ जाइए चैप्टर। बस 3 बहुत सिंपल कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। आ जाओ, देखते हैं पहले चैप्टर 27 मिलेगा कहाँ पे अपन को इतने बड़े बीएनएस। कौन सा है ये? 25। मैम 27। हाँ 27 है, वो मैं निकाल रही हूँ कौन सा। 27, एक सेकेंड। बाकी तो मैम ने बहुत बहुत भयंकर तरीके से तुम लोगों को बीएनएसएस पढ़ाया है। एक चीज है, देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखो 367 कौन सा है सेक्शन है? इंक्वायरी का सेक्शन है। बिल्कुल सिमिलर प्रोविजन आपको 368 में दिख जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रायल, ट्राइड बिफोर अ कोर्ट। क्या लिखा हुआ है? ट्राइड बिफोर, बिफोर अ कोर्ट। और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो क्या है? सेक्शन नंबर 369। बार बार आपको 369 369 ये वाला सेक्शन दिखेगा। तो क्या लिखा है देखिए, कि यदि कोई मजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी कर, बिल्कुल सिमिलर प्रोविजन है इंक्वायरी और ट्रायल की। मैंने तो बहुत जस्ट में लिखा होगा ट्रायल में, बिल्कुल सिमिलर प्रोविजन है कि यदि एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा है, उसको रीजन टू बिलीव है कि जिस व्यक्ति की इंक्वायरी की जा रही है वो अनसाउंड माइंड है और अपना डिफेंस देने में इनकेपेबल है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? पहले ये तो चेक करेगा कि वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड है क्या। इंक्वायर करेगा, सबसे किसको पहले? खुद ने देखा। आप लोग मान लीजिए जैसे टीना है, वो जज है, सामने जज है, तो सबसे पहले तुम, वो बोल रहा है, उसको लग रहा है टीना को कि ये सामने वाला व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, तो क्या करेगी? अनसाउंड पहले खुद चेक चेक करेगी। फिर वो किसके पास भेज देगी? सिविल सर्जन के पास भेज देगी या मेडिकल ऑफिसर के पास भेज देगी कि जाके तू चेक कर। अब
सिविल सर्जन को भी लगा, 3 स्टेज होती है, पहले जज ने देखा, फिर सिविल सर्जन ने देखा, मेडिकल ऑफिसर ने देखा, फिर वो सिविल सर्जन, अब उसको सिविल सर्जन तो भाई कोर्ट का मान ले, फिर वो किसके पास भेजेगा, साइकाइट्रिस्ट के पास भेज देगा या साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देगा केयर एंड ट्रीटमेंट के लिए। सिविल सर्जन को भी वाकई लगता है कि यार है तो सही, तो किसके पास भेज देगा, ये तो साइकाइट्रिस्ट के पास भेज देगा या साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देगा। अब मान लीजिए सामने, टीना के सामने पारुल है, और टीना ने, लगता है टीना को कि भाई पागल है, मेंटली पागल है, या मोहन है मेंटली पागल है, और साइकाइट्रिस्ट ने भी वही बोल दिया और साइकोलॉजिस्ट ने भी वही बोल दिया। तो अब क्या होगा, पारुल कर सकती है अपील। पारुल बोले मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल क्यों बना रही है, और दूसरा पारुल बोले मैं तो पागल था, मुझे ही पागल क्यों नहीं बता रही लोग, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपील लगा सकती हूँ। तो अक्यूज किसको अपील लगाएगा, हेड ऑफ साइकाइट्री यूनिट, कोई साइकाइट्री यूनिट यूनिट होगी नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसके हेड को जाके अपील लगाएगा कि भाई मैं तो पागल हूँ, या भाई मैं तो पागल नहीं हूँ, ऐसे कैसे वो दे रहे हैं। या किसी भी साइकाइट्रिस्ट में फैकल्टी मेंबर, उसको जाके, मतलब ये एक मेडिकल बोर्ड होगा, सिंपल, अपन को इतना याद करना ही नहीं है, कोई ना पूछता। एक मेडिकल बोर्ड पे जाकर क्या लगा देगा, सामने वाला व्यक्ति जो अक्यूज है वो क्या लगा देगा, अपील लगा देगा। फिर मैंने आपको बीच में बोला कि 369 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बीच बीच में बोलूं ना, तो ड्यूरिंग ट्रायल क्या होगा, ड्यूरिंग ट्रायल 369 के अकॉर्डिंग प्रोविजन चलेंगे। अभी सिखाऊंगी मैं 369 में क्या है। 369 में कुछ भी नहीं है, या तो वो पागल खाने भेज दिया जाता है ड्यूरिंग ट्रायल, या नियर रिलेटिव्स के पास भेज दिया जाता है। अब फिर वाकई लगता है मजिस्ट्रेट को, देखो 3 स्टेज हुई, अभी अपन ने 4 ही पॉइंट पढ़े। मजिस्ट्रेट, सबसे पहले मजिस्ट्रेट ने देखा, मजिस्ट्रेट, बस आप अपने बेरेक में ये बना लो, सिविल सर्जन ने देखा, सिविल सर्जन को भी लगता है तो साइकाइट्रिस्ट के पास भेज दिया या साइकोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। फिर इनको लगा तो अक्यूज क्या लगा सकता है, अपील लगा सकता है मेडिकल बोर्ड में, बस मेडिकल बोर्ड में। अब कुल मिला के लगता है इसको मजिस्ट्रेट को कि नहीं, डिफेंस देने में तो ये इनकेपेबल है, इतनी सारी स्टेज देने के बाद डिफेंस देने में ये इनकेपेबल है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन जिसने उसके खिलाफ क्या लगाया, केस लगाया, उसके तो उसको क्या कर लेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा, और अक्यूज के एडवोकेट को सुन लेगा। अब अक्यूज को तो क्या सुनेगा, अक्यूज से क्या क्वेश्चन करेगा, वो तो पागल है। प्रोसिक्यूशन को सुना और अक्यूज के एडवोकेट को सुना। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है, इंपॉर्टेंट बात, यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई प्राइमा फेसी केस है ही नहीं, तो वो पोस्टपोन ना करके अक्यूज को क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। भाई इनिशियल स्टेज में मजिस्ट्रेट को लग रहा है फालतू टाइम पास कर रहे हैं, इस बेचारे ने कुछ अपराध नहीं किया, तो क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। एक्विट नहीं कर सकता भाई, एक्विट तो तब होती है जब चीजें पूरी प्रोसीडिंग सुन ली जाती है। तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्राइमा फेसी केस केस है ही नहीं, तो मजिस्ट्रेट क्या कर देगा, अक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा। और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्राइमा फेसी केस है, प्राइमा फेसी केस है लेकिन अनसाउंडनेस के कारण अपन इस केस को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो वो क्या करेगा, सेक्शन नंबर 369 का ऑर्डर दे देगा। मैंने कहा ना 369 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर वापस सेक्शन नंबर 369 का ऑर्डर, एक बार हैंड रेज कर, तो कुछ नहीं बोला, 5 चीजें बोल दी मैंने। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि सामने वाला व्यक्ति अनसाउंड, आपके सामने एग्जाम आ जाए कि अनसाउंडनेस वाले व्यक्ति के संबंध में चीजें लिखो, यदि मजिस्ट्रेट को लगता है अनसाउंडनेस वाला व्यक्ति, तो खुद इंक्वायर कर लेगा। दूसरा किसके पास भेज देगा, सिविल सर्जन के पास भेज देगा। सिविल सर्जन को भी लगता है तो वो किसके पास भेज देगा, साइकाइट्रिस्ट के पास भेज देगा, साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देगा। और सामने वाले अक्यूज को लगता है कि भाई अपील लगा देनी चाहिए, तो एक मेडिकल बोर्ड में अपील लगा देगा। लास्ट बार, लास्ट के 2 पॉइंट, यदि मजिस्ट्रेट को प्रोसिक्यूशन सुनने के बाद या अक्यूज को सुनने के बाद, अक्यूज के एडवोकेट, क्योंकि अक्यूज तो पागल है, अक्यूज के एडवोकेट को सुनने के बाद लगता है कि नहीं, कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है, तो डिस्चार्ज कर देगा। और यदि लगता है कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है, तो पोस्टपोन कर देगा, सेक्शन 369 के अकॉर्डिंग प्रोसीजर कर, खत्म। सेक्शन नंबर 368 सिमिलर बिल्कुल डिट्टो प्रोविजन है, बिल्कुल डिट्टो प्रोविजन, मैंने लिखा भी नहीं होगा, प्लस 369 के जैसे चलेगा। क्या लिखा हुआ है कि यदि मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन एग्जाम, वही सेम, मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन एग्जामिन करेंगे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की, फिर वो किसको भेज देंगे, साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट को भेज देंगे, साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट मतलब ऐसे ही सिविल सर्जन के पास भेज देंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे। फिर सेक्शन 369 के अकॉर्डिंग क्या होगा, वही सेम, कि यदि प्राइमा फेसी केस लग रहा है तो डिस्चार्ज कर देंगे, नहीं अदरवाइज तो 369। यदि लगता है कि नहीं केस बन रहा है, मैं अगेन बार बार बोलूंगी, जब केस बन रहा है तो 369 के अकॉर्डिंग प्रोसीजर करेंगे। तो केस बन रहा है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अक्यूज से डील करेंगे सेक्शन 369। अब व्हाट इज सेक्शन 369, जब आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, पहले 330 हुआ करता था, मुझे सीआरपीसी का एक भी सेक्शन याद नहीं, ये याद है अच्छे से। ठीक है, रश्मि कभी नहीं पढ़ाती है, आज तक नहीं पढ़ा है उसने ये सेक्शन। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज को छोड़ के मत जाओ। ठीक है, ये आपके मन में होना चाहिए कि हर चीज की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब ये बोला कि
अपन अब क्या बोल रहा है कि जब 367 या 368 में मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं अक्यूज्ड पागल है, और वो पागल नहीं, अक्यूज अनसाउंड माइंड का है, वो डिफेंस देने में असमर्थ है, इनकेपेबल है, क्यों? या तो उसकी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण। ये शब्द आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि पहले सीआरपीसी में ये शब्द नहीं था। द मजिस्ट्रेट और द कोर्ट क्या कर देगा उसको, या तो बेल पे, देखो चाहे बेल मिली, बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजन है कि चाहे बेलेबल ऑफेंस हो चाहे बेलेबल ऑफेंस नहीं हो, उसको बेल पे रिलीज कर देगा। एक बार हैंड रेज कर दो, याद रखोगे। एक तो अपन जेजे वाली बात होती है, जेजे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा रश्मि मैम से। तो जो ऑफेंस, जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स होते हैं, चाहे बेलेबल ऑफेंस हो चाहे नहीं बेलेबल ऑफेंस हो, तब भी उनको बेल पे रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ भी सेम है कि चाहे बेल मिलती हो चाहे बेल नहीं मिलती हो, चाहे ली गई हो नहीं ली गई हो, व्यक्ति को रिलीज कर दिया जाएगा बेल पे। और इसको इन आउट पेशेंट ट्रीटमेंट यदि लगता है, मैंने बोला ना आउट पेशेंट, या तो फ्रेंड रिलेटिव के पास भेज देते हैं या मेंटल असाइलम में भेज देते हैं। ये कुल मिला के तुम ये सोचो, सामने जज हो तो तुम क्या करोगे? बेल पे रिलीज कर दोगे, या तो नॉर्मल उसको अपने कोर्ट के किसी उसमें भेज दोगे, या मतलब कोर्ट के किसी भी असाइलम, मेंटल असाइलम भेज दोगे, या नियर फ्रेंड और रिलेटिव को के पास भेज दोगे। अब मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, इसका इज्जतदार तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए, फ्रेंड व्रेंड के पास नहीं भेजना चाहिए, मेंटल असाइलम में नहीं भेजना चाहिए, तो रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए मतलब बेल। अब हाँ देखो, यदि मजिस्ट्रेट, सबसे मैंने कहा कि बेल मिल रही हो या बेल नहीं मिल रही हो, बेल पे रिलीज कर देगा। अब तुम सोचो कि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि नहीं, इसको रिलीज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसको छोड़ना बहुत खतरनाक है। भाई इतना पागल है ये कि इसको छोड़ना बहुत खतरनाक है। तो मजिस्ट्रेट बेल ना देके रेगुलर ट्रीटमेंट, जो अपने कोर्ट का रेगुलर ट्रीटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग चले। ठीक है, और मैंने तुमको ये भी बोला रेजिडेंशियल फैसिलिटी में भी भेजा जा सकता है मेडिकल ओपिनियन और नेचर को देख। नथिंग 369 में कुछ भी नहीं लिख रखा। 369 में ये लिख रखा है कि मजिस्ट्रेट या चाहे बेल ली गई हो या नहीं ली गई हो, उसको बेल पे रिलीज कर देगा। ठीक है, या बेल पे रिलीज करने के बाद उसको इन आउट पेशेंट ट्रीटमेंट दे देगा, अपने नियर फ्रेंड और रिलेटिव के पास भेज देगा। फिर मजिस्ट्रेट को लगता है बेल नहीं मिलनी चाहिए, बेचारा बहुत पागल है, इसको नहीं छोड़ सकते, ये तो मतलब ऐसे भयंकर खूंखार आदमी है, इसको नहीं छोड़ सकते, तो रेगुलर ट्रीटमेंट, जो कोर्ट का रेगुलर ट्रीटमेंट होगा वो करवा ले। ठीक है, कुछ भी नहीं, इसके अलावा कोई सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं। एक देखेगा, अपन देख ले 370, यदि अक्यूज अब देखो, अब अक्यूज पागल नहीं रहा, अब सही हो गया। कुल मिला के 3-4 सेक्शन एक साथ आएंगे। अक्यूज सही हो गया, वापस सही हो गया, तो क्या कर देंगे, जो इंक्वायरी ट्रायल को हमने रोक दिया था उसका रिजम्पशन कर देंगे। क्या कर देंगे? रिजम्पशन कर देंगे। और क्या, अब सामने आके अक्यूज खड़ा है तो तुम सबसे पहले क्या लोगे? तुम सबसे पहले सर्टिफिकेट ही तो लोगे कि भाई अब ये सही है क्या, यही तो करोगे। मान लो तुम 3 जज हो, ठीक है, तीनों जज में 3 जज मतलब लार्जर बेंच बैठी है, तो और सामने अभी बोल रही पारुल जज कि सर ये सही हो चुका है, तो बोले ला सर्टिफिकेट ला, सही हो चुका है क्या? फिर अपनी इंक्वायरी ट्रायल को रिज्यूम कर दो। ठीक है, अब वापस शुरू शुरू, अभी आपको सर्टिफिकेट दिखा दिया कि भाई सही है, तो सर्टिफिकेट दिखाने के बाद सही है, तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ट्रायल को क्या कर लेगा? प्रोसीड कर लेगा। देखो, यदि उसको लगता है कि केपेबल टू डिफेंस है तो इंक्वायरी ट्रायल को प्रोसीड कर लेगा। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है ये केपेबल टू डिफेंस नहीं है तो क्या करेगा? वापस 369 की तरह से चलेगा। देखो, यदि मजिस्ट्रेट को लगता है डिफेंस दे सकता है तो इंक्वायरी ट्रायल को प्रोसीड कर लेगा। कुल मिला के बार बार सेम चीजें आएगी। और यदि नहीं लगता है कि नहीं यार अभी भी पागल है ये सर्टिफिकेट देखने में, तो अगेन 367 368 के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर लो। अब वापस, मतलब देख, यहाँ रिजम्पशन लिखा हुआ है, फिर दोनों में सेम चीजें लिख रखी है कि भाई यदि वो अक्यूज अनसाउंड माइंड का सीज हो गया है तो कंटिन्यू कर लेगा, और ये और सिर्फ डिफेंस मांगेगा। फिर इन्होंने वापस लिखा कि मजिस्ट्रेट ने, इवन तो तुम्हारे पास में सर्टिफिकेट आ गया और मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभी भी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का है, मतलब अभी भी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का है, तो 367 368 के अकॉर्डिंग वापस उसको मेंटल असाइलम में और साइकाइट्रिस्ट के पास भेज देगा, वो जो प्रोसीजर पढ़े थे अपन ने। और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि सही सलामत हो गया, साउंड माइंड हो गया, तो क्या कर देगा? प्रोसीड कर लेगा केस को आगे। सेक्शन 373 जनरल एक्सेप्शन है, जो अपन पढ़ते हैं ना जनरल एक्सेप्शन सेक्शन से, उसमें उसमें बीएनएस के चैप्टर में। तो 373 सेम बात बोलता है कि यदि मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि जब उसने ऑफेंस कमिट किया था वो रीजन ऑफ अनसाउंडनेस के कारण एक्ट, नेचर ऑफ एक्ट को नहीं जान पा रहा था कि एक्ट रॉन्ग है, कॉन्ट्ररी टू लॉ है। याद है ना बीएनएस में मैंने 3-4 चीजें ऐसे याद है, एक्ट इज रॉन्ग, कॉन्ट्ररी टू लॉ, और अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, 3-4 चीजें। तो अब उस टाइम अब मजिस्ट्रेट को लगा कि अनसाउंडनेस, अब पागल नहीं है, जब उसने ऑफेंस कमिट किया था, तो आप सभी को पता है जनरल एक्सेप्शन है, तो जजमेंट पास कर देगा अक्विटल का। मैंने क्या कहा? ऑफेंस हुआ है लेकिन व्यक्ति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण एक्ट इज रॉन्ग, कॉन्ट्ररी टू लॉ है और नहीं समझ पा रहा है, तो वो एक्विटल का ऑर्डर दे दे।
अब यदि किसी व्यक्ति को अक्विट किया गया है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण, आप खुद सोचो भाई, जब एक व्यक्ति, अब आप खुद सोचो, सामने व्यक्ति खड़ा है, उसका एडवोकेट बोलता है कि जब इसने ऑफेंस किया। मैम दोष मुक्ति का जो निर्णय आएगा वो डिपेंड रहेगा जनरल एक्सेप्शंस पे ना। जनरल एक्सेप्शन को ध्यान में रखते ये जो सेक्शन 373 है जनरल एक्सेप्शन है। दोष मुक्ति का निर्णय उन्होंने जनरल एक्सेप्शन को डिस्चार्ज नहीं किया है, समझ रही हो टीना? डिस्चार्ज तो अपन ऊपर कर रहे थे कि भाई उसको लगता है प्राइमा फेसी केस में, यहाँ पे अब उसको ये प्रूव हो चुका है कि जब इसने ऑफेंस, देखो कि जब उसने ऑफेंस कमिट किया था वो उस टाइम रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, सेक्शन 373 रीड विद जनरल एक्सेप्शन ऑफ बीएस डन टीना। कि भाई अब दोष मुक्ति क्यों दी गई है? क्योंकि जनरल एक्सेप्शन, चाहे ऑफेंस कमिट हुआ हो चाहे नहीं कमिट हुआ हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफेंस वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का था, तो इसलिए क्या किया गया, इसलिए दोष मुक्ति दे दी गई है जनरल एक्सेप्शन के कारण। फिर अब खुद सोचो कि अब मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि ये उस टाइम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का था जब ऑफेंस कमिट, और अभी भी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का, तो तुम क्या करोगे? रियल नियर रिलेटिव के पास भेज दोगे, यही करोगे ना, नियर रिलेटिव की पागल तो है, और उसको बोलोगे कि नियर रिलेटिव को तू सिक्योरिटी दे कि तू इसका प्रॉपर ध्यान रखेगा, ठीक है, और किसी अन्य व्यक्ति को इंजरी नहीं करने देगा, खुद को इंजरी नहीं करने देगा, और कभी कभी भी पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए बुलाएगा तो इंस्पेक्शन करवा देगा, तो ना ही आपसे कोई पूछता है, ना ही आपको ज्यादा ध्यान रखना है, ये आपको पढ़ना नहीं है। फिर प्रोसीजर वेयर प्रिजनर ऑफ अनसाउंड, अब देखो अब मैंने आपको तीन चीजें बोली थी, क्या बोला मैंने? ये भी आपको वापस मैंने बोला था ना, अगेन सेम सेम प्रोविजन आते हैं। फिर ये बोल रहा है प्रोसीजर वेयर प्रिजनर ऑफ अनसाउंड माइंड इज रिपोर्टेड केपेबल ऑफ मेकिंग सर्टिफाइड केपेबल प्रिजनर्स आर ब्रॉट बिफोर मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट टू रिज्यूम प्रोसीडिंग। ये कुछ भी नहीं है, सब ऊपर ही पढ़ चुके हैं हम, ये बार बार 2-3 सेक्शन रिवाइज हुए हैं कि जो 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 प्रिजनर है, जो अनसाउंडनेस का प्रिजनर है, अब वो डिफेंस देने के लिए केपेबल हो गया तो मजिस्ट्रेट को आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एडिशनल प्रोविजन है, ठीक है। अब अगेन स्टेट गवर्नमेंट में ऑर्डर रिलीज कंटिन्यू डिटेंशन और ट्रांसफर ऑफ मेंटल हेल्थ फैसिलिटी। तो मेंटल हेल्थ फैसिलिटी जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू डिसाइड करेगी कि ये मेंटल हेल्थ फैसिलिटी आप इधर भेज सकते हो, और ये कुछ भी काम करेगी, बट डन। आपको सिर्फ 3 सेक्शन याद करने थे, 367, 368, 369 और 373, और आपको ये ध्यान रखना है कि यदि सही भी हो जाता है तो भी मजिस्ट्रेट बोलेगा कि ला भाई सर्टिफिकेट दिखा, क्या दिखा? सर्टिफिकेट दिखा कि ये अब डिफेंस देने में कैपेबल है। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, एक बार हैंड रेस कर दो, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल सब चैप्टर था, ना ही आपको डायरेक्ट से कभी पढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं, रश्मि ने बोला चैप्टर नंबर 28। देखो मैं मानती हूँ, बस इसको इतना इतना ही याद करना है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 28 आरजेएस का क्वेश्चन बना था, तो ये सिंपल सिंपल याद करना है, इसमें भी सिंपल सिंपल याद करना है। मैं आपको लोगों को एक सेक्शन पता होगा, सेक्शन नंबर 215, पता है कुछ 195 हुआ करता था पहले, 195 का बी याद है क्या कुछ? अरे थोड़ा बहुत तो पता होगा, बीएनएसएस कुछ तो पढ़ा है, टीना रुचि, क्या थे होते हैं ये सेक्शन? पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कुछ ऐसा, लॉ हाँ, जस्टिस। कोर्ट में उसने झूठे गवाह दे दिए, हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल पब्लिक जस्ट अथॉरिटी है ना। मतलब पब्लिक अथॉरिटी और पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट आपने क्या दे दिए? यस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे मान लो कि आप लोग जज हो, ठीक है, मान लो कि आप लोग जज हो और आपके सामने कोई व्यक्ति झूठी गवाह दे रहा है, तो आप दो काम कर सकते हो, या तो आप उसको खुद सुन लोगे, कर देते ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया मान लो, या तो आप खुद सुन लोगे कि भाई ऐसे कैसे तू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो खुद सुनोगे तो ये समरी प्रोसीजर होता है। मैंने क्या बोला सुनो, सामने कोई तुम्हारे झूठी गवाही दे रहा है और तुम खुद सुन रहे हो, तो ये समरी प्रोसीजर है। अब लेकिन आप लोगों को बीएनएसएस का प्रोविजन याद है, किसका प्रोविजन याद है? बीएनएसएस का प्रोविजन याद है, बीएनएसएस में शेड्यूल में लिखे हुए हैं ना कौन से मजिस्ट्रेट ट्राई करेंगे, कौन कौन से ऑफेंस, तो ये तो ऑफेंस भी तो हो गया सामने आपके, यदि किसी ने मान लीजिए झूठी गवाही दे दी, झूठे एविडेंस दे दिए, तो बीएनएस का प्रोविजन है, किसका प्रोविजन है? बीएनएस का प्रोविजन है। बीएनएस के प्रोविजन मान लो कि सेक्शन 196 में अपराध है,
मान फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं बोल रही 196 में, जस्ट एग्जाम्पल 196 में अपराध है तो इसका भी तो प्रोसीजर हो सकता है, इसकी भी तो क्या लग सकती है, कंप्लेंट लग सकती है, इसकी भी तो एफआईआर लग सकती है। एक बार हैंड रेस करो दोनों, मैं क्या बोल रही हूँ समझ रहे हो? एक तो आप खुद सुन रहे हो, एक तो आप खुद सुन रहे हो, और आपको पता है 195 के बी में लिखा हुआ है, 1 के बी में, कि क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट लगा सकता है वह कोर्ट, जो वह कोर्ट का ऑफिसर जिस कोर्ट में झूठी गवाही दी गई है। तो किसको लगाया जाएगा, किसको कंप्लेंट लगाई जाएगी? तो समझ रहे हो ना गरिमा और रुचि, मैंने क्या बोला? एक तो तुम खुद सुन सकते हो, एक इस चीज की कंप्लेन लगा सकते हो नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू। तो ये जो सेक्शन दिखेगा ना सामने, ये नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू कंप्लेन लगाने की बात की गई है। तो देखो मान लो ये तुम गरिमा है, कौन है? गरिमा है। गरिमा के सामने मोहन का केस चल रहा है, मोहन वर्सेस सोहन। मान लीजिए कि मोहन ने झूठी गवाही दी। क्या दी मोहन ने? झूठी गवाही। ठीक है। सोहन बोल रहा है मोहन ने झूठी गवाही दी है, क्यों नहीं सुन रहा तू? तो गरिमा क्या कर रही है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि वाकई करी है क्या इसने, झूठी गवाही दी है क्या, और किसको भेज देगी, जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इवन तो गरिमा भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, लेकिन ये जो झूठी गवाही ववाही वाले केस होते हैं ना, जहां मोहन जैसे ये भी तो बीएनएसएस के प्रोविजन के अकॉर्डिंग चल सकता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसका जुरिडिक्शन होगा, उस कोर्ट को भेज देगी। एक बार हैंड रेस करो, दोनों चीजें समझ में आए? या तो मान लीजिए कोर्ट गरिमा का कोर्ट है, गरिमा खुद सुन लेगी, गरिमा खुद सुन लेगी, या गरिमा इतना दिमाग कौन लगाए, बोले मेरे को क्या करना है, जिस कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना है भाई, मोहन जहां का रेजिडेंट है उस कोर्ट का कॉग्निजेंस ले लेगा। तो क्या करेगी गरिमा, या तो खुद सुन लेगी, या क्या करेगी, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद मान लो रुचि को भेज दिया कि रुचि भाई अब तू संभाल इस केस का कॉग्निजेंस तू ले। तो गरिमा ने क्या करा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करा और रुचि को भेज दिया। तो ऐसे कुछ लिखा हुआ है, आ जाइए, कि यदि सेक्शन 215 की कंडीशन राइज होती है, कोर्ट आफ्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, गरिमा देखेगी पहले कि वाकई में मोहन ने झूठी गवाही दी है क्या, इफ एनी एस थिंग रिकॉर्ड करेगी, क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी दिया है झूठी गवाही। फिर कंप्लेंट करेगी राइटिंग में, किसको कंप्लेंट करेगी, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैविंग जुरिडिक्शन। मैं वापस तीनों से हैंड रेस करवा रही हूँ, समझ में आ रहा है क्या? झूठी गवाही चल रही गरिमा के कोर्ट में, तो गरिमा खुद भी सुन सकती है, लेकिन गरिमा नहीं सुन के किसको भेज रही है, रुचि को भेज रही है, कि रुचि तेरे पास ज्यूरिडिक्शन है, एक काम कर तू संभाल, मेरा काम तो उस केस को सुनना है ना, मेरा काम उस केस में झूठी गवाही दी है उसको नहीं सुनना, मेरा काम उस केस को सुनना है। चलो झूठी गवाही दे दी तो मैं नहीं सुनूंगी, तू देख उसकी, इस लड़के को तू देख। डन। फिर क्या करेगी गरिमा, मोहन से सिक्योरिटी भी ले लेगी कि भाई एक काम कर, तू रुचि के कोर्ट में जाकर खड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा रुचि के कोर्ट में जाकर। और यदि मान लो कि ये जो जिसने झूठी गवाही दी है उसने बहुत बड़ा ऑफेंस, बहुत बड़े ऑफेंस की झूठी गवाही दी है, नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करा है, तो गरिमा क्या कर देगी, जेल भेज देगी। पहले में तो क्या बोला मैंने, सिक्योरिटी ले लेगी कि भाई तू रुचि के कोर्ट में जाके खड़ा हो जाएगा। दूसरे केस में क्या करेगी, यदि नॉन वेलेबल ऑफेंस है तो इसको कस्टडी में भेज देगी, भाई नॉन वेलेबल ऑफेंस है तो कस्टडी में भेज देगी। अब उसको बोल देगी मोहन को कि जाके रुचि के कोर्ट में खड़े हो जा। डन, मैं मानती हूँ, समझ में आ गया क्या? एक बार हैंड रेस करो, समझ में आया? अब आओ 380, कुछ भी नहीं है इसको, है ना, पता है एग्जाम में 0 नंबर आए मेरे, पता है 0 नंबर है मेरे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्योंकि रटना पड़ता है सेक्शन नंबर। ऐसे पूछा था 343 की प्रोसीडिंग बताओ, या ऐसे कुछ पूछा था, मुझे नहीं आया, 0 नहीं, आधा दिया था उसने। कुछ हमेशा एग्जाम में तुम्हें नहीं आता तो भी कुछ ना कुछ लिख कर आना पड़ता है, क्योंकि आधे आधे नंबर मैटर करते हैं। क्योंकि मेरे को नहीं आता था, मैं लिख के जरूर आई, मुझे 3 में से आधा नंबर दिया है उसको, क्योंकि सेक्शन नंबर याद नहीं था। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सेक्शन नंबर कौन सा है, ऊपर वाला नीचे वाला, तो इस चक्कर में मेरी गलती हो गई थी, अदरवाइज मेरे को आता था आंसर। तो अब देखो, अब यहाँ पे दो लोग हो गए अपील लगाने वाले। एक अपील लगाने वाला कौन हो गया, मोहन, कि भाई मैंने तो झूठी गवाही दी ही नहीं है। और दूसरा, क्योंकि सोहन ने गरिमा को बोला था कि इसने झूठी गवाही दी है, और तो गरिमा नहीं सुन रही थी, तो सोहन भी तो अपील लगा सकता है। मैं वापस बोल रही हूँ, एक तो मान लो कि गरिमा ने सुन लिया और मोहन की कंप्लेंट लगा दी, तो मोहन अपील लगा सकता है कि मैंने तो झूठी गवाही दी ही नहीं है। और सोहन ने गरिमा को बोला कि मोहन ने झूठी गवाही दी है और गरिमा नहीं सुन रही है, तो सोहन भी तो अपील लगा सकता है कि तू क्यों नहीं सुन रही है। एक बार हैंड रेस करो, इन दोनों के पास है ना अपील लगाने का। टीना समझ में आ रहा है क्या? मैं दोबारा समझा दूंगी। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? तुमने क्योंकि बीच में विदाउट नेटवर्क तुम्हारी क्लास चली गई थी। वापस
कि मोहन, पहले तो मोहन के खिलाफ कंप्लेंट लगा दी, तो मोहन बोल रहा है कि भाई तूने क्यों लगाई मेरे खिलाफ कंप्लेंट, मैंने तो झूठी गवाही नहीं दिया। और सोहन, मान लो कि गरिमा सुने ही नहीं सोनम सोहन की, कि सोहन चिल्ला रहा है मोहन ने झूठी गवाही दी है, तू सुन नहीं रही है, तू सुन नहीं रही है, तो सोहन भी तो अपील लगा सकता है 370 380 अपील। अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल, रिफ्यूजल कौन लगाएगा? सोहन। और मेकिंग ऑफ कंप्लेंट ये कौन लगाएगा? मोहन। समझ में आ गया क्या मैंने क्या बोला? सुपीरियर कोर्ट में लगा जाएगी, जिसका डिसीजन फाइनल होगा, और इस सब्जेक्ट का रिवीजन। मतलब मोहन और सोहन जिस कोर्ट में केस चल रहा था उसके सुपीरियर कोर्ट में क्या लगा देंगे? अपील लगा देंगे कि क्यों लगाई, सोहन बोल रहा है क्यों रिफ्यूज। ठीक है। 381 पावर टू ऑर्डर कॉस्ट नहीं आपको पढ़ना है कि 379 380 में कॉस्ट वॉस लग सकती है। ठीक है। 382 मजिस्ट्रेट ट्रीट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 379 380 एज पुलिस रिपोर्ट। ये रश्मि ने सिखा दिया होगा आपको, जब कोर्ट से कोर्ट में प्रोसीडिंग जाती है तो कोर्ट कैसे ट्राई करता है? वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो गरिमा तुमने दोबारा बीएनएसएस पढ़ा, तुमने मेरे से बीएनएसएस भी पढ़ा है ना? यस मैम। तो समझ में ये मैंने सिखाया होगा ना तुम्हारे को, जब कोर्ट से Yes, कोर्ट में ma'am. चीजें जा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या चीजें जा रही है? कोर्ट से कोर्ट में। गरिमा का कोर्ट रुचि के कोर्ट को भेज रहा है, तो कोर्ट से कोर्ट में चीजें जा रही है, तो रुचि का कोर्ट कैसे ट्राई करेगा? रुचि का कोर्ट ट्राई करेगा वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट के जैसे। 99% यही होता है जब कोर्ट से कोर्ट में चीजें आती है, तो वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड हो गया प्रोसीजर। एक बार हैंड रेज कर दो। सेक्शन 379 से 382, ये वाला प्रोसीजर कौन सा प्रोसीजर है? टीना तुम भी ध्यान से सुनो। ये वाला प्रोसीजर वह प्रोसीजर है जब गरिमा ने केस खुद ने नहीं सुना, गरिमा ने केस दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जिसके पास में जुरिस्डिक्शन। अब मैंने तुम्हारे को बताया गरिमा केस खुद भी तो सुन सकती है, खुद भी तो सुन सकती है ना केस। तो गरिमा यहाँ पे 383 में गरिमा खुद सुनेगी केस, और मैंने तुम्हें बोला खुद सुनेगी तो समरी ट्रायल होगा। भाई तेरे सामने ही मोहन झूठी गवाही दे रहा है, तेरे सामने ही मोहन झूठी गवाही दे रहा है, तो गरिमा केस खुद सुन लेगी। तो गरिमा कैसे सुनेगी? सिंपल, कि यदि गरिमा को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि भाई इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ये जरूरी है कि फालतू में क्यों दूसरे के कोर्ट को भेजू, क्यों रुचि के कोर्ट को भेजू, इसने दिया है फॉल्स एविडेंस तो मैं सुन लेती हूँ, खुद सुन लेती हूँ। इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। तो यही लिखा है कि यदि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ये जरूरी है कि विटनेस को समरीली ट्राई कर लू मैं खुद ही, ठीक है, तो खुद ही कॉग्निजेंस ले लेगी उस ऑफेंस का और उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी मोहन को कि ले बता तूने झूठी गवाही दी है नहीं दी है। और यदि पता चल जाता है तो उसको 3 महीने की सजा और 1000 रुपए का फाइन। एक बार हैंड रेज कर दो। एक प्रोसीजर अलग है 379 से 382, जब गरिमा, तुम लिख भी लो कि गरिमा रुचि को भेज रही है, चल तो झूठी गवाही गरिमा के कोर्ट में चल रही है लेकिन गरिमा रुचि को भेज रही है, और 383 में गरिमा खुद सुन रही है उस केस को। तो खुद सुन रही है, आया था एग्जाम में क्वेश्चन, खुद सुन रही है तो 1000 रुपए और 3 महीने की सजा, 1000 रुपए और 3 महीने की सजा। ठीक है। फिर मैंने बार बार बोला अब गरिमा खुद सुन रही है तो गरिमा क्यों लंबी रामायण करेगी, समरी ट्रायल कर लेगी। और ये बोल रहा है कि इस कोर्ट की कोई भी इस केस इस सेक्शन की कोई भी पावर गरिमा को रोक नहीं रही है रुचि के पास केस ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है। तो यही लिखा है, nothing in this section shall affect the power of court to make a complaint under section 379 of the offense where it does not choose to proceed under this section। मैं मानती हूँ गरिमा, रुचि, टीना समझ में आ गया होगा कि यदि गरिमा को लगता है कि मुझे नहीं सुनना, मैं तो रुचि को ही भेजना चाहती हूँ, तो भेज दे, कोई परेशानी नहीं है। तेरे को सुनना है तो तू सुन ले, तेरे को भेजना है तो तू भेज दे, तेरे को किसी भी तरीके से कोर्ट नहीं रोक रहा है, कोई भी तरीके से बीएनएसएस नहीं रोक रहा है। दोनों काम कर सकते हो। 379 से 382 गरिमा रुचि के पास भेज सकती है, 383 खुद सुन सकती है, तेरे को कोई भी नहीं रोक रहा है, तेरी मर्जी है। 384, अब यदि ये थोड़े बहुत सेक्शन देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है। इसके थोड़े बहुत सेक्शन देख लेना, बस रट लो आप, कुछ भी नहीं। ये छोटे छोटे सेक्शन होंगे 210 213 214, एक बार ऊपर ऊपर से चेक कर लेते हैं कौन से सेक्शन है, इतना दिमाग अपन ज्यादा लगाना नहीं है। देखो ये अपन पढ़, याद है तुम्हारे को, ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, ओएएस मैंने याद करवाया होगा आपको कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोल रहा है, ओथ देने के लिए मना कर रहा है, आंसर देने के लिए मना कर रहा है, सिग्नेचर करने के लिए मना कर रहा है। याद है क्या गरिमा, रुचि? मैं तो क्लास में रट रट के चिल्लाए तुम्हारे को। ये छोटे छोटे सेक्शन है,
ओथ देने बोला कोर्ट ने, ओथ देने से मना कर दिया। आंसर देने बोला, आंसर देने से मना कर दिया। सिग्नेचर देने बोला, सिग्नेचर देने से मना कर दिया। टीना तुम्हें भी याद होगा, पूरी बीएनएस की क्लास नहीं ली है, लेकिन मैंने एक याद करवाया था, ओएएस, ओथ, आंसर, सिग्नेचर। तो ये छोटे छोटे सेक्शन है, इसमें भी तो कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा है। कोर्ट बोल रहा है ओथ दे, नहीं दे रहा। आंसर दे, नहीं दे रहा। सिग्नेचर कर, नहीं कर रहा। तो भाई कुछ नहीं है, 1,000 रुपए की सजा, फाइन, या 1 महीने की सजा। ठीक है, अब अगेन वापस कोर्ट को लगता है ना ही ओथ दे रहा, ना ही आंसर दे रहा, ना ही सिग्नेचर कर रहा। अब वो बोल रहा है कोर्ट कि नहीं, मेरी मर्जी नहीं है, मैं नहीं सुन रहा इस केस को। तो अब नहीं सुन रहा तो क्या करेगा? नहीं सुन रहा तो रुचि के कोर्ट को भेज दे, यही तो करेगा। गरिमा बोलती है कि यदि छोटे छोटे ऑफेंस, यदि गरिमा को लगता है कि यदि मुझे सुन लेना चाहिए, या ओथ देने बोल रही है, मोहन को नहीं दे रहा। आंसर देने बोल रही है, मोहन को नहीं दे रहा। सिग्नेचर करने दे रही है, बोल रही है नहीं दे रहा। स्पेसिफिकली सेक्शन दे रखे हैं इस सेक्शन में 384 में। ठीक है, 384 में स्पेसिफिकली सेक्शन दे रखे। इन पर्टिकुलर सेक्शन में गरिमा को लगता है कि खुद सुन ले, खुद सुन लेगी, और गरिमा को लगता है कि रुचि को भेज दे तो रुचि को भेज देगी। तो 385 में कि यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि मुझे 384 से डील नहीं किया जाना चाहिए, मतलब इस व्यक्ति को ज्यादा सजा देनी चाहिए, 1,000 रुपए और 1 महीने से ज्यादा सजा देनी चाहिए, तो किसके पास भेज देगा? उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिस मजिस्ट्रेट के पास में ज्यूरिडिक्शन है, उससे मोहन से सिक्योरिटी ले लेगा। तो ये कुछ भी नहीं है। देखो पूरे इन सेक्शंस को पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे ना तो याद हो जाएगा। 379 से 382, ये सेक्शन 215 की बात कर रहा है स्पेसिफिकली। 215 जब कोर्ट दूसरे कोर्ट में भेज रहा है। 383 215 की बात कर रहा है, लेकिन जब कोर्ट खुद सुन रहा है, समरी ट्रायल करेगा। 384 स्पेसिफिक सेक्शन है, 210, 13, 14, 15, 3-4 सेक्शन दे रखे हैं, याद कर लेना, 10, 13, 14, 15, 67। इन सेक्शंस में कोर्ट खुद सुनेगा तो 1,000 रुपए या 1 महीने की सजा, और यदि दूसरा कोर्ट सुनेगा तो दूसरे कोर्ट को भेज दे। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 386, 387। अब 387 देखो, सुनो कि when the court has under 384 मतलब जब खुद सुन रहा है, adjudged an offender to punishment, or has under 385 forwarded a magistrate for trial for refusing, omitting to do anything which he is lawfully required to do or intentionally interruption, the court may in its discretion discharge the offender on remit the punishment। अब देखो ध्यान से सुनो, स्पेसिफिकली तुम्हें 4 सेक्शन याद करवा दिए, रट लेना है। 210, 213, 214, 215 और 267, ये रटना, ये सारे ओथ, सिंपल छोटे छोटे ऑफेंस है। मैंने मोहन को बोला आंसर दे, मैंने मोहन को बोला ओथ दे, मैंने मोहन को बोला सिग्नेचर कर, नहीं सुन रहा। ध्यान से सुनो, तो यही तो लिखा है 384 में कि गरिमा खुद सुन लेगी, और नहीं सुनती मतलब सुन लेगी, उसको 1,000 रुपए की चार्ज या 1 महीने की सजा दे देगी। 385 में बोला कि गरिमा इन ऑफेंसेस में खुद नहीं सुनेगी तो किसको भेज दे, कि रुचि को भेज दे। अब देखो, मान लो सामने मोहन है, उसने नहीं दी ओथ, तुमने बोला ले तेरे को 1,000 रुपए सुना रहा हूँ, तुझे 1 महीने के लिए जेल में डाल दूंगी, मैंने सुना दी सेंटेंस। अब मोहन बोल रहा है माफ कर दे भाई, सबमिशन ऑफ अपोलॉजी, अपोलॉजी कि सर मैडम मुझे माफ कर दो, छोटे तो ला मैं आंसर दे देता हूँ, ला मैं साइन कर देता हूँ, तुमने सेंटेंस सुना दी। अब मोहन बोल रहा है मुझे माफ कर दो, तो तुम डिस्चार्ज भी कर सकते हो। कितना प्यारा सेक्शन है 387, कि यदि चाहे 384 में तुमने पनिशमेंट सुना दी मोहन को, ले तेरे को जेल में डाल रही हूं मैं 1 साल 1,000, या 385 में रुचि ने भी सुना दी, तो दोनों को पावर है, गरिमा और रुचि के कोर्ट को, कि यदि ऑफेंडर क्या कर देता है, अपोलॉजी कर लेता है, अपोलॉजी मान लेता है, ठीक है, रिक्विजिट कोर्ट को रिक्विजिट करता है कि सर मैम प्लीज मुझे माफ कर दो, तो दोनों, चाहे गरिमा का कोर्ट हो चाहे रुचि का कोर्ट हो, डिस्चार्ज कर सकता है ऑफेंडर को और पनिशमेंट को रेमिट कर सकता है। एक बार हैंड रेज कर दो। बिल्कुल सेक्शन नंबर कुछ भी नहीं है, सिंपल, बिल्कुल अपन को नहीं। मैं बोल रही हूँ इस चैप्टर को तुम पार्ट्स में बांट लो। देखो पार्ट्स में अपन ने बांट लिया, 379 से 382, ये स्पेसिफिकली 215 सेक्शन की जब गरिमा खुद सुन रही है। 383 जब गरिमा रुचि को भेज रही है, 215 ही सेक्शन, 215। 384 पर्टिकुलर, 384 से 387 एक साथ चलते हैं, जैसे 379 से 383 एक साथ चलते हैं, 384 387 एक साथ चलते हैं। 384 स्पेसिफिकली 4-5 सेक्शन है, 210, 12, 13, 14, 67, छोटे छोटे ऑफेंस। गरिमा नहीं, गरिमा सुन रही है, नहीं चुप बोल रहा वो कुछ, ठीक है, तो 1,000 1 महीना। 385 रुचि को भेज दिया इसने, गरिमा को लगता है 384 में प्रोसीड नहीं करना चाहिए तो गरिमा को, रुचि को भेज दिया, तो रुचि अपनी इच्छा से जो भी पनिशमेंट दे देगी वो दे सकती है। 386 नॉट सो इम्पोर्टेंट। 387 की चाहे 384 में गरिमा हो या 385 में रुचि हो, ठीक है,
दोनों को यदि सजा भी सुना दी और सामने वाला मोहन बोल रहा है मुझे माफ कर दो, अपोलॉजी, क्या करता है, अपोलॉजी, क्षमा मांग सकता है, तो जेल में डालने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब 388, 388 की अब यहाँ पे कुछ और है स्पेसिफिकली, मतलब और कुछ सेक्शन है कि इफ अ विटनेस और पर्सन रिफ्यूजेस टू आंसर क्वेश्चन और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, एक बार और देख लेना, ये कुछ स्पेसिफिकली सेक्शन है, इसमें भी शायद इसमें और छोटी सजा है, मतलब 210 213 के अलावा 14 के अलावा और भी कोई भी चीजों में आंसर देने से मना करा, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से मना करा विदाउट एनी वैल्यू, तो वही सिंपल इम्प्रीजनमेंट 7 दिन के लिए, और यदि अगेन रिफ्यूज करता है तो 384 385 के अकॉर्डिंग चल सकता है। अगेन मैंने क्या बोला कि 384 मतलब गरिमा इसको 1 महीने 1000 रुपए की सजा सुना सकती है, 385 मतलब रुचि के पास भेज सकती है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए किसी विटनेस को बुलाया, किसी विटनेस को बुलाया और वो समन में आया नहीं, विटनेस को बुलाया समन देके और वो आया नहीं, तो विटनेस पे लगा दो तुम 500 रुपए, लगा दो 500 रुपए, और समरी प्रोसीजर समरी ट्रायल के जैसे ट्राई करो। अब अगेन याद कर लो क्या पढ़ा हमने, देखो 379 से 382 और 383, ये एक सेक्शन है 215 का, फिर 210 12 13 14 67, 384 385, 384 में 1 महीना 1000 रुपए, 385 में रुचि सुन लेगी, ठीक है, और 386 इंपॉर्टेंट नहीं है, 387 में अपोलॉजी पे छोड़ दिया जाएगा। 388 छोटे छोटे और आंसर और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करे उसने, तो शायद 7 दिन की सजा है, और यदि 7 दिन की सजा नहीं देना चाहता तो क्या सजा है, 7 दिन की सजा देना नहीं चाहते तो वापिस 384, 1 महीना और 1000 की सजा है, या 385 रुचि के पास भेज दिया जाएगा। ये 3 प्रोसीजर हो गए, 1 2 3। और एक और विटनेस को नहीं, विटनेस को बुलाया 389 में विटनेस नहीं आया तो 500 रुपए की सजा है। अब इन्होंने बोला कि गरिमा का कोर्ट, गरिमा का कोर्ट केवल इन परिस्थिति में, केवल इस परिस्थिति में और केवल इस परिस्थिति में, देखो क्या लिखा हुआ है कि गरिमा का कोर्ट, यहाँ दिखेगा तुम्हें, ये वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन है अभी 300 कि गरिमा का कोड 383 में सुन रहा था ना, 384 में सुन रहा था, 388 में सुन रहा था, 389। अब वापस याद करो 384 में क्या था, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 383, 383 क्या है, गरिमा का कोड सुन रहा है ना 383 में, एक बार हैंड रेस कर दो भाई, वापिस सुनो गरिमा का, एक बार सब ध्यान से सुनो, देखो 379 से 382 में गरिमा ने किसको भेज दिया था, रुचि को भेज दिया था। 383 में खुद ने सुन लिया था 215, ठीक है। 384 में जो वो ऑफेंस है 210 12 13 14, उसमें गरिमा खुद सुन रही थी, और 385 में किसके पास भेज रही थी, रुचि के पास भेज रही थी, डन। 386 में छोटे छोटे ऑफेंसेस की बात करी गई है, ठीक है, छोटे छोटे ऑफेंसेस की बात की गई है, और एक 389 में विटनेस को प्रोड्यूस करने, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने बोला और उसने प्रोड्यूस नहीं किया तो 500 रुपए, सब गरिमा गरिमा लगा रही है, रुचि को भेजने की बात अलग है। तो इन्होंने बोला कि गरिमा केवल जो लिखा है ना उसी सेक्शंस में, क्योंकि भाई एक्सक्लूड, देखो खुद ध्यान से सुनो, किसी ने तुम्हारे कोर्ट में ऑफेंस करा है तो तुम्हारा तुम्हारा काम उस केस को सुनना है, तुम्हारा काम रुचि को भेजने का, रुचि का काम है, सॉरी तुम्हारा काम उस केस को सुनना है, तुम चाहे चाहे झूठी गवाही दे चाहे कुछ दे, झूठी गवाही तो एक अलग केस हो गया, टीना डन ना, तुम्हारे सामने मान लो चोरी का केस चल रहा है, किसी ने झूठी गवाही दी, तो झूठी गवाही इज अ डिफरेंट केस, चोरी का केस इज योर केस ना, एक बार हैंड रेस करो तीन तीन चारों। तो इन्होंने कहा कि केवल जो सेक्शन लिखे हुए हैं ना गरिमा को सुनने के लिए, गरिमा केवल उन्हीं सेक्शंस को सुनेगी, अदरवाइज सारे सेक्शंस को जिसका जुरिडिक्शन है उसको भेजेगी। तो देखो यही लिखा है लास्ट सेक्शन कि एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड, यहाँ गरिमा सुन रही थी 383 215 का केस, यहाँ पे गरिमा सुन रही थी 388 में विटनेस, वो विटनेस को वो दिया है, 389 में विटनेस को समन दिया वो नहीं आ रहा है, 388 में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर, नो जज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट अदर देन अ जज ऑफ हाई कोर्ट और मजिस्ट्रेट शैल ट्राई एनी पर्सन फॉर एनी ऑफेंस रेफर टू अंडर सेक्शन 215 व्हेन सच ऑफेंस इज कमिटेड बिफोर हिमसेल्फ, कि केवल इन सेक्शन को छोड़ के किसी अदर सेक्शन में कभी भी कोई कोर्ट कुछ भी तरीके से उसके पास चीजें आ रही है तो किसी भी ऑफेंस को ट्राई नहीं करेगा। मैं मानती हूँ समझ में आ गया। खुद के केस जो तुम्हारे कोर्ट में जो झूठ बोला है तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है दूसरे कोर्ट की, लेकिन जो लिखा हुआ है उसमें तुम कर सकते हो, और इन सब की अपील लग सकती है, कहाँ लग सकती है, जहां जनरली अपील लाइव हो सकती है कन्विक्शन की। मैं मानती हूँ कन्विक्शन की अपील तो तुम लोगों ने पढ़ी होगी, कोर्ट ऑफ सेशन में लाइव होती है, जेएम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की,
ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन की हाई कोर्ट में। ये सिंपल सिंपल है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए चैप्टर नंबर, एक सेकेंड मैं इसको चालू कर लूँ, बैटरी ओवर। मैम क्लास कितनी देर चलेगी और? बस मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ, तुम चिंता मत करो। नहीं मैम, बैटरी का इशू है, अदरवाइज अच्छा लग रहा है। क्या बैटरी का? मैम बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का इशू। अरे नहीं नहीं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ, ज्यादा नहीं। मैं मतलब जो जो रश्मि ने बोला है वो सब पढ़ा रही हूँ। 2 चैप्टर खत्म हो गए अपने। अब देखती हूँ रश्मि ने तीसरा क्या बोला है। रश्मि ने बोला 475, 476, 477। आ जाओ, 475, 476, 477 देख लेते क्या है। देखिए बहुत सिंपल से सेक्शन है, कुछ 475, 476 कुछ भी नहीं है। देखो सुनो, पावर ऑफ रेमिशन एंड कम्यूटेशन फॉर डेथ सेंटेंस ऑल्सो वेस्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ भी नहीं। देखो ध्यान से सुनो, मैं एक चीज बता दूं तुम्हारे कि डेथ, आप लोगों ने सब सब चीजें सुनी होगी। एक होता है रेमिशन, एक होता है कम्यूटेशन, सुना है क्या सब लोगों ने? एक होता है रेपराइव, एक होता है रेस्पाइट। भाई आज पता है कि क्या क्या होता है? तो आ जाओ, नहीं पता तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं स्क्रीन पे कि क्या क्या होता है। देखो, मैं मानती हूँ कुछ तो आता पता होगा, थोड़ा बहुत तो पता होगा। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है? पढ़ा, पढ़ा है रश्मि, हमने पढ़ा है। देखो, शब्द होता है पार्डनिंग। बिल्कुल ध्यान से सुनो, प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है, गवर्नर के पास में स्टे। पार्डनिंग मतलब पूरी तरीके से कन्विक्शन को रिमूव कर देना। ठीक है, मान लीजिए किसी मोहन को बोला है 3 साल की सजा है, मोहन को बोला है कि डेथ की सजा, तो पूरी तरीके से सजा को, मोहन मान लीजिए राष्ट्रपति का दोस्त है, राष्ट्रपति बोलता है तेरे को क्षमा किया जाता है, ऐसे नहीं होता है। जस्ट एग्जाम्पल, पार्डनिंग मतलब पूरी तरीके से रिमूव कर देना। ठीक है, कम्यूटेशन मतलब चार्जेस को कम कर देना। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो का चार्जेस का, जैसे मान लो सिंपल इम्प्रीजनमेंट है, तुम फाइन का चार्ज में कन्वर्ट कर दोगे। रिगरस इम्प्रीजनमेंट है तो तुम सिंपल इम्प्रीजनमेंट में कर दोगे। लाइफ इम्प्रीजनमेंट है तो इम्प्रीजनमेंट, डेथ है तो एलआई में। मतलब आपने क्या कर दिया, सजा का नेचर चेंज कर दिया। व्हाट इट इज कॉल्ड, कम्यूटेशन। ठीक है, रेमिशन का मतलब सजा को आपने कम कर दिया। हाँ रुकीना। मैम हाँ मैम, जब नेचर आप बता रहे हो चेंज होता है तो वो हमेशा इंक्रीज वे में होता है क्या? नहीं, डिक्रीज करा ना। ओके। कम्यूटेशन में डिक्रीज कर दिया। जैसे डेथ है तो डेथ की सजा का नेचर चेंज करके लाइफ इम्प्रीजनमेंट कर दिया। समझ लो, लाइफ इम्प्रीजनमेंट का नेचर चेंज करके सिंपल इम्प्रीजनमेंट या रिगरस इम्प्रीजनमेंट कर दिया। रिगरस इम्प्रीजनमेंट को सिंपल इम्प्रीजनमेंट में कर दिया, सिंपल इम्प्रीजनमेंट को फाइन में। तो कम्यूटेशन में क्या करा, सजा का नेचर चेंज कर दिया। रेमिशन में सजा का नेचर चेंज करके कम कर दिया, रेमिशन में सजा का नेचर चेंज नहीं किया। जैसे सिंपल इम्प्रीजनमेंट है 3 साल, तो सिंपल इम्प्रीजनमेंट कर दी 2 साल। रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट है 10 साल, तो सजा का नेचर नहीं चेंज कर रहे, रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट कर दी 7 साल। एक बार हैंड रेस करो। कम्यूटेशन और रेमिशन में फर्क पता चला। कम्यूटेशन में सजा का नेचर चेंज करके कम करते हैं, और रेमिशन में सजा का नेचर चेंज किए बिना कम करते हैं। डन, एक बार हैंड रेस करो। समझ में आया क्या? बात होती है रेस्पाइट। रेस्पाइट मतलब तुम लोगों को पता होगा, कभी भी एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, जैसे राजीव गांधी को जिसने मारा था, तो प्रेग्नेंट वुमेन को कभी भी फांसी की सजा नहीं होती है, ध्यान रखना। तो अब ये इसे रेस्पाइट बोलते हैं कि एक वुमेन है, उसको उसको फांसी की सजा देनी है, लेकिन मेडिकल टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट में वो मिली प्रेग्नेंट, तो अब उसको फांसी की सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पढ़ाया होगा ना रश्मि मैम ने, पढ़ाया है क्या रश्मि मैम ने कि उसको फांसी की सजा नहीं मिलेगी? अब उसको फांसी की सजा की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, तो इट इज कॉल्ड रेस्पाइट।
और रेप्राइव मतलब जबर थोड़े थोड़े टाइम के लिए डिले कर देना। जैसे मान लो कि मोहन को डेथ की सेंटेंस मिल रही है 1 तारीख को, मोहन रेप्राइव मतलब कि 1 की जगह हम 15 तारीख को मोहन को डेथ की सेंटेंस दे रहे हैं डिस्कॉर्डर। तो हमने पढ़ा देखो, पार्डनिंग मतलब पूरी क्षमा कर देना, कम्यूटेशन मतलब नेचर चेंज कर देना, रेमिशन मतलब विदाउट नेचर सजा को कम कर देना चेंज करे हुए बिना, रेस्पाइट मतलब किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में सजा को कम कर देना, और रेप्राइव मतलब आप थोड़े टाइम टाइम के लिए डिले करो, टेम्पररी डिले। तो ये बात कर रहा है सेक्शन नंबर 475। देखो, आपने 475 पढ़ने से पहले 474 भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? पूरा चेंज हुआ है, आपको रट लेना है, ये चेंज हो चुका है ये पूरा सीआरपीसी से। कि क्या बोल रखा है? द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन कम्यूट। यू गॉट माय पॉइंट। व्हाट इज कम्यूटेशन मीन? कम्यूटेशन मतलब सजा को चेंज कर देना। सजा को क्या कर देना? कम्यूट करने का मतलब सजा को चेंज करके कम। अब देखो कि डेथ सेंटेंस को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को 7 साल से, मतलब इम्प्रिजनमेंट लाइफ को आप कम्यूट कर रहे हो तो पहले 14 साल थी, अब उसको क्या कर दिया? आप 7 साल से कम नहीं दे सकते लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट करके। यदि 7 साल की सजा है या 7 साल की ज्यादा की सजा है तो आप कम्यूट करके उसको 3 साल से कम की सजा नहीं दे सकते। यदि इम्प्रिजनमेंट 7 साल से कम है तो आप फाइन की सजा में कम्यूट कर सकते हो। और रिगरस इम्प्रिजनमेंट है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट। मैं मानती हूँ तुम्हें पता होगा, याद करा होगा तुमने, रश्मि मैम ने याद करा होगा कम्यूटेशन। यदि डेथ की सजा है तो आप कम्यूट करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर सकते हो। यदि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है तो 7 साल मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं है, 7 साल मिनिमम तो उसको झेलनी पड़ेगी। यदि 7 साल से ज्यादा की सजा है तो 3 साल मिनिमम ही उसको झेलनी पड़ेगी। यदि 7 साल से कम की सजा है तो फाइन में कम्यूट कर सकते हैं। और यदि सिंपल इम्प्रिजनमेंट है तो किसी भी ऑफेंस में किसी भी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है तो किसी भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट में उसको कम्यूट कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज है आपको याद रखनी है 475। कभी कभी अपन देखो, हमने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 7 ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, वेयर अ सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ इज इम्पोज ऑन कन्विक्शन ऑफ पर्सन ऑफ ऑफेंस फॉर विच डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय लॉ, और where the death sentence imposed has been commuted under section 474, such person shall not be released from imprisonment unless 14 year। अब देखो, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। देखो, मैंने कहा कि अभी अपन पढ़ गए हैं ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को किस में कम्यूट कर सकते हैं? गरिमा जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को किस में कम्यूट कर सकते हैं? मैम नॉट लेस देन 7 years। सब एक बार तीनों हैंड रेज करो। टीना, ये लिखा है ना, नॉट लेस देन 7 ईयर। अब देखो, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऑफेंस देखते हैं अपन, क्या लिखा रहता है? डेथ LI लिखा रहता है ना, लिखा रहता है ना, बहुत सारे ऑफेंस में डेथ LI 10 ईयर। तो भाई ये जब LI जिसमें डेथ ऑप्शन में है, ऐसी LI जिसमें डेथ ऑप्शन में है, हमेशा कभी भी कम्यूट करोगे ना तो 14 साल उसको जेल में रहना ही पड़ेगा। एक बार हैंड रेज कर दो। जहां पे डेथ ऑप्शन में है, जहां पे डेथ ऑप्शन में, टीना डन, जनरली ऑप्शन है, जनरली है। देखो मान लो डेथ, देखो तुम्हारे पास, तुम टीना जज हो, तुम डेथ LI 10 ईयर लिखा हुआ है, तुम जज हो, तुमने उसको सजा सुनाई LI। अब कम्यूटेशन कौन कर सकता है? कम्यूटेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकती है। कम्यूटेशन में यहाँ पे दिखा तो LI है, लेकिन यदि सिंपल LI होता तो टीना तुम 8 साल की सजा भी पास कर सकती थी, क्योंकि क्या लिखा है? नॉट लेस देन 10 ईयर, नॉट लेस देन 7 ईयर। गरिमा, रुचि, टीना समझ में आ रहा है? तुम 10 साल की सजा भी पास कर सकती थी, तुम 7 साल की सजा भी पास कर सकती थी जब सिंपल LI। लेकिन जब LI के ऑप्शन में डेथ है तो तुम्हें मिनिमम सजा उसको कितनी पास करनी पड़ेगी? 14 साल। टीना डन, रुचि मैम डन, गरिमा मैम डन, ठीक है। और ये तो देखो कि जब, देखो ये जब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को आप कम्यूट कर रहे हो लेकिन डेथ उसमें ऑप्शन में है, या डेथ सेंटेंस को मान लीजिए कि डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, अब वापस आप कम्यूटेशन के लिए पहुंच रहे हो तो उसको मिनिमम 14 ईयर्स, मिनिमम 14 ईयर्स, ये 474A हुआ करता था किसी जमाने में, कितने साल भुगतने पड़ेंगे? 14 साल। भाई तेरे को डेथ की सजा ऑप्शन में थी, मान लो रेप है, रेप कमिट करा, ठीक है, डेथ की, वो छोटा 12 साल से छोटे बच्चे के लिए, तो तुम, और तुम्हें सजा मिली लाइफ इम्प्रिजनमेंट की,
तुमने कम्यूट करवाई, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कम्यूट करती है, ये जो पावर होती है गवर्नमेंट के पावर होते, कम्यूट करवाई तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या देखेगी, ऑप्शन में डेथ था क्या, ऑप्शन में डेथ था मतलब हीनियस ऑफेंस था, ठीक है, तुझे सजा तो उसमें मिली है ना, ऑप्शन के कारण मिली है, तो तुझे 14 साल की सजा मिलेगी कम्यूटेशन में। या डेथ को मान लीजिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट करा और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोबारा कम्यूट हो रही है तो भी मिनिमम 14 साल ही तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी लिखा हो, 7 साल 8 साल। 476 नॉट सो इम्पोर्टेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब कुछ भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है और स्टेट गवर्नमेंट, अभी मैंने बोला ना प्रेसिडेंट भी कम्यूट कर सकता है, गवर्नर भी कर सकता है, प्रेसिडेंट भी रिस्पाइट रिमिशन कर सकता है, गवर्नर, ये यूनियन है और ये सेंटर है, सॉरी ये सेंटर है और ये स्टेट है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जब कम्यूट करेगा, रेमिट करेगा, जब लेकिन जैसे मान लो रेलवे की प्रॉपर्टी, रेलवे है कहने को तो स्टेट गवर्नमेंट की रेलवे है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है ना जनरली रेलवे, याद समझ में आता है क्या, पढ़ते हैं क्या, इवन दो ये जो कहने को रेलवे है, मान लो जयपुर की रेल है, जयपुर की रेल है, किसका, जयपुर की रेल पे मान लो मैंने कुछ क्षति पहुंचाई, तो कहने को मैंने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में क्षति पहुंचाई है राजस्थान में, लेकिन रेल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, ओ सेंट्रल, तो अब स्टेट गवर्नमेंट क्षमा कर सकता है मुझे, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी बिकॉज ऑफेंस इन्वॉल्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। और जिसको ये होता है ना सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट करती है, इवन दो स्टेट रिलेटेड मैटर है, जैसे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का मैटर चला था अभी, आरजीकर कॉलेज, आरजीकर जो कॉलेज था ना, उसमें कहने को वेस्ट बंगाल का केस चला था, ठीक है, लेकिन सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करा ना, अब कभी भी मान लीजिए ममता, कौन है गवर्नर वेस्ट बंगाल का मुझे नहीं पता, होंगे, रेलवे इज द मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट, टीना डन ना, रेलवे इज द मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट, डिफेंस इज द मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट, तो इवन दो स्टेट में लड़ाई हो रही है, स्टेट में तुमने नुकसान पहुंचाया, बट यू नीड स्टेट नीड्स टू टेक द परमिशन ऑफ द सेंट्रल। और मैंने क्या बोला, जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, इट इज द किसका हिस्सा था, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बट इफ गवर्नर वांट टू कम्यूट या गवर्नर वांट टू respite remit or pardoning the sentence, then in such case the permission of the central government needs to be taken, क्योंकि ऑफिस किसने इन्वेस्टिगेट किया, आरजीकर मेडिकल कॉलेज को, याद है ना, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचा था। डन, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। अब आते चैप्टर नंबर 36, 37, 38, एक बार देखते हैं कौन सा बोला है। 36, 37, 38, 39 सारे एकदम से खत्म कहते सारे, 60 तो क्लासेस ले ली, 60 क्लासेस चली तुम्हारी बीएनएसएस की, मैं 35 क्लासेस में बीएनएसएस खत्म करवा देती हूँ, तो याद रही 36। मैम वो रश्मि मैम ने ना वो भी करवाई साथ साथ में परीक्षा पूरी मंथन ना, परीक्षा अच्छी मंथन, बात है, हाँ बेटर समझ में आया मैम, उससे काफी परीक्षा मंथन इलेबोरेटिव की हो गया है। चीजें, हाँ काफी, मैं भी लूंगी उसकी क्लास से पढ़ूंगी, लेकिन वही पता है मैं क्या, मुझे ऐसा लगता है मतलब हम दोनों के पढ़ाने का तरीका बहुत अलग, मतलब हम दोनों अपनी अपनी जगह सही पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता कैसे पढ़ाती होंगी मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, कोई बात नहीं टीना, मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगी, मुझे ऐसा लगता है उसका पढ़ाने का ढंग थोड़ा एलाबोरेटिव वे में है, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कंसेप्ट क्लियरिटी, मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि मुझे कंसेप्ट क्लियर करने पे फोकस ज्यादा देना है, ठीक है। अब आओ चैप्टर नंबर 36। मैम आज ही पढ़ाओगे, कल नहीं लोगे क्लास? नहीं नहीं, मैं आज मेरी क्लास भी तो चलती है बीएनएसएस की शाम को, अरे कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग दे दूंगी। चैप्टर नंबर 36, अब देखो बहुत सिंपल सा चैप्टर, बस 15 मिनट की क्लास रहेगी, ज्यादा है ही नहीं। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, तुम्हारे कोर्ट में टमाटर पड़े हैं, तो टमाटर 20 साल तक थोड़ी रख सकते हो, तुम्हारे कोर्ट में केस के दौरान टमाटर आए, पेरिशेबल प्रॉपर्टी है ना, बेचने का निर्णय नहीं लोगे क्या, तुम्हारे पास में केस के दौरान एक एक्टिव आई, कहीं तो डिस्पोज करोगे, कहीं तो कस्टडी दोगे उसकी, तुम्हारे पास में केस के दौरान एक एक ट्रक आया जिसका काम ऑफेंस में यूज, जो ट्रक ऑफेंस में यूज हुआ था, ठीक है, तो तुम उस ट्रक को कोर्ट के अंदर रखोगे क्या, कोर्ट के अंदर रखोगे क्या, नहीं रख सकते ना, तो यही चीज है। देखो सेक्शन नंबर 497, पेंडिंग ट्रायल की व्हेन द प्रॉपर्टी इज प्रोड्यूस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट और मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, कोर्ट मजिस्ट्रेट में ऑर्डर प्रॉपर कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। भाई मान लो कि जब तक इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल चलेगा तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी का करेगा क्या,
प्रॉपर कस्टडी के लिए दे देगा। ठीक है, और यदि वो पेरिशेबल नेचर की है, टमाटर आए तुम्हारे कि भाई ये 3 लाख टमाटर का क्या हुआ है, इसके साथ में धोखाधड़ी हुई है, वो टमाटर का अचार डालेगा क्या कोर्ट, उसकी कस्टडी देगा, बेच देगा। क्या करेगा, बेच देगा। प्रॉपर्टी के अंदर क्या इंक्लूडेड है, प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट और कोई प्रॉपर्टी जिसमें ऑफेंस में, जैसे मान लीजिए निर्भया हत्याकांड हुआ था, निर्भया हत्याकांड में जो बस में हुआ था, तो वो भी तो प्रॉपर्टी है, वो भी तो प्रॉपर्टी है ना, वो ऑफेंस में यूज आई। ठीक है, क्या करेगा, विद इन, देखो, विद इन 14 days फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी द कोर्ट मजिस्ट्रेट मस्ट प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, टेक फोटोग्राफ, ये इंपॉर्टेंट बात, ये नहीं ऐड हुई है, येलो कलर दिख रहा है आपको, कि 14 दिन के अंदर प्रोडक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी से जो कोर्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट बनाएगा, उसकी फोटोग्राफी करेगा, वीडियोग्राफी करेगा, और ये सारी चीजें इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन में एज एन एविडेंस यूज होगी। ठीक है, विद इन 30 days द कोर्ट मजिस्ट्रेट मस्ट ऑर्डर डिस्पोजल, आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब एक बार 497 एक बार हैंड रेस कर दो, ये ड्यूरिंग ट्रायल है, ड्यूरिंग ट्रायल कस्टडी हुई है। 498 में क्या है, जब आपका कंक्लूजन हो गया ट्रायल का, कंक्लूजन हो गया इन ना ट्रायल का। देखो 497 ड्यूरिंग ट्रायल प्रॉपर कस्टडी दे देगा। अब 490 जब 498, आप खुद सोचो, तुम्हारे पास में निर्भया हत्याकांड की बस खड़ी है, तो तुम उस प्रॉपर्टी के डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर दोगी, फाइनल जब फाइनल होगा, उस प्रॉपर्टी के कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर दोगी, या उस प्रॉपर्टी के, मान लीजिए निर्भया हत्याकांड की बस भी नहीं खड़ी है, तुम्हारे पास में किसी मोहन की एक्टिवा खड़ी है, तो प्रॉपर व्यक्ति को डिलीवरी का ऑर्डर दोगी। यही तो कर सकते हो ना तुम, यही तो कर सकते हो, या तो उसके डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर दे दोगे, या कॉन्फिस्केशन का, कि इस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लो। कॉन्फिस्केट मतलब हिंदी समझ जाना, ले लो उसको, इसकी प्रॉपर्टी किसको नहीं मिलनी। तो यदि कंक्लूजन ऑफ ट्रायल होगा तो क्या कर देगा कोर्ट, डिस्ट्रक्शन कर देगा, कॉन्फिस्केशन कर देगा, या जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए उस व्यक्ति को दे देगा। ठीक है, बॉन्ड भरवा लेगा, और ये भी कुछ काम का नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं। इनोसेंट परचेजर, ये सब मुझे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुमने मेरी क्लास में 10 बार सुना होगा। यहाँ मान लीजिए ये मोहन है, ये मोहन की चेन चोरी कर ली राम ने, ठीक है, राम ने चोरी कर ली और राम ने किसको बेच दी। या मान लो मोहन के पास में एक गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, मारुति 800, समझना, इस मारुति 800 की मोहन के, इसके पास में गाड़ी मारुति 800, इसने राम ने चोरी करी और शाम को बेच दी 5 लाख रुपए में, ध्यान से सुनना, 5 लाख रुपए में बेच दी शाम को। ठीक है, अब चोर पकड़ में आ गया, राम पकड़ में आ गया, मैंने मेरी क्लास में कई बार समझाया, राम पकड़ में आ गया, राम से 5 लाख रुपए मिले, तो तुम किसको क्या दोगे, राम से 5 लाख मिले, और ना शाम राम ने बोला मैंने शाम को भेज दिया, शाम से गाड़ी ले ली, तो अब ये मोहन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे 5 लाख दे दो, मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मोहन बोल रहा है, क्योंकि वो मारुति 800, 5 लाख की वैल्यू है क्या उस मारुति 800 की, रुचि गरिमा मैम, कुछ ही वैल्यू नहीं है ना। तो मोहन बोल रहा है कि नहीं प्रॉपर्टी नीचे, मुझे 5 लाख दे दो, दोगे क्या तुम, मैंने कई बार सिखाया है, जिसका पैसा उसको मिलेगा, जिसकी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। एक बार हैंड रेस कर दो, चाहे कोई चिल्ला चिल्ला के कुछ भी बोल ले, श्याम बोल ले कि मेरे गाड़ी के लिए तैयार हूँ, मोहन बोल ले कि मुझे पैसे दे दो, नहीं, बोनाफाइड परचेजर कौन था, श्याम था ना, श्याम ने सोचा राम की गाड़ी है, तो राम बोनाफाइड परचेजर को हमेशा क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, और ये जो इसको है इसको हमेशा प्रॉपर्टी मिलेगी। अपील कहाँ लग सकती है, तो अपील जहां लग सकती है, जहां पे कन्विक्शन की अपील लगती है वहां लग जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबेलियस, मान लो ये सेक्शन 294 295 वाले सब जगह है, लाइक वो पता है ना, वो गंदी किताबें, गंदी ऑब्सीन बुक्स, ऑब्सीन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वाली बुक, तो मजिस्ट्रेट के पास में ड्यूरिंग केस आती है तो वो डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर दे देगा, और क्या करेगा, रिस्टोरेशन, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये कुछ काम के नहीं है, सब कुछ काम के नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना। प्रॉपर्टी को रीस्टोर कर देगा, कि मान लीजिए कि जैसे मोहन ने सोहन से जबरदस्ती प्रॉपर्टी ली है, जबरदस्ती मतलब क्रिमिनल फोर्स के थ्रू, तो कोर्ट बोलेगा कि सोहन को प्रॉपर्टी वापस कर दे, और मोहन को सजा सुना देगा, और तो क्या करेगा, ये आपके कुछ काम का नहीं है। देखो चलो काम का भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दी, मान लीजिए कि यहाँ पे प्रॉपर्टी आई, कौन सी प्रॉपर्टी आई, एक मान लीजिए कार आई, ठीक है, एक कार प्रोड्यूस हुई है। अब मजिस्ट्रेट को पता ही नहीं है कि किसकी कार है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोक्लेमेशन जारी कर देगा,
और बोल देगा कि जिसको आना है ना 6 महीने के अंदर आ जाओ। भाई तुम्हें एक तो देखो, एक तो तुम्हें चीजें पता है किसकी प्रॉपर्टी है, और एक तुम्हें चीजें नहीं पता मजिस्ट्रेट को, तो क्या करोगे तुम? एक प्रोक्लेमेशन जारी कर दोगे और बोल दोगे कि 6 महीने के अंदर जिसको भी, जिसकी भी कार है ना, ये लेने के लिए आ जाओ, 6 महीने का टाइम देते हैं। फिर यदि कोई व्यक्ति 6 महीने के अंदर क्लेम नहीं करता, ना तो लीगल एक्विजिशन प्रूव करता है, तो अब ये कार किसकी है? ये कार सरकार की। भाई जिसका कोई नहीं उसका कौन होती है? उसकी सरकार होती है। ये सब चीज सबसे सब सुन लो। 6 महीने के अंदर उस प्रॉपर्टी को लेने कोई नहीं आ रहा तो डिस्पोजल कर देंगे स्टेट गवर्नमेंट के लिए। डन। इतना बस अपन को इतना ही पढ़ना है, छोटे छोटे तुम्हारे को एग्जाम के हिसाब से पढ़ना चाहिए। मैं मान लेती हूँ समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है। एक बार हैंड रेज कर दो। डन। अब ध्यान से सुनो, दो तरीके की रेगुलरिटीज होती है। पहले चैप्टर 38 पढ़ लेते हैं, बड़ा चैप्टर है। देखो, जब हम लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं लिमिटेशन एक्ट की, तो अपन को पता है लिमिटेशन में जनरली हम बात करते हैं सिविल केसेस की। सिविल केसेस की बात करते हैं कि लाइक आपको कितने 30 दिन के अंदर आना है, 60 दिन के अंदर। बस एक अपील में अपन क्रिमिनल केस की बात करते हैं, अदरवाइज सिविल केस। कभी अपन उसकी बात करते हैं क्या क्रिमिनल केस की? गरिमा या रुचि, कभी क्रिमिनल केस की बात करिए क्या? अपील में जरूर करते हैं कि डेथ सेंटेंस की अपील 30 दिन में लगानी है, लेकिन अपन सूट इंस्टीट्यूट करने में कभी भी लिमिटेशन की बात नहीं करते। लिमिटेशन एक्ट 1963 में प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट करने में, प्रोसिक्यूशन लगाने में, क्रिमिनल में तुमने कभी देखा क्या केस कितने टाइम में लगाया जाएगा? रुचि, गरिमा, देखा गया नो कभी मैम। लिमिटेशन एक्ट में? नो नहीं मैम। देखा ना। तो ये चैप्टर है लिमिटेशन का। कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर है कि क्या बोल रहा है कि यदि आपका ऑफेंस यदि सिर्फ फाइन से पनिशेबल है ना, तो आपको 6 महीने के अंदर या तो कंप्लेन, एफआईआर, जो भी चीज है वो तुम्हें लगानी पड़ेगी, अदरवाइज कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। फाइन से पनिशेबल ऑफेंस है तो आपको 6 महीने के अंदर जो भी तुम्हें लगाना है एफआईआर, कंप्लेन, वो लगाओ, अदरवाइज कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। यदि 1 साल तक पनिशेबल ऑफेंस है तो आपको 1 साल के अंदर केस इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा, या कंप्लेन जैसा भी तुम्हें सही लगे वो लगानी पड़ेगी, अदरवाइज कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। और यदि 3 साल तक पनिशेबल ऑफेंस है, 1 साल से ज्यादा और 3 साल तक पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो तुमको 3 साल, यहाँ पे 2 साल वाला प्रोविजन नहीं है, ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूज जाते हैं। अपन को लगता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, नहीं, ऐसा नहीं है। 6 महीने, यहाँ है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, और यहाँ है फाइन 1 साल, 3 साल। एक बार हैंड रेस करो, याद रखोगे। एग्जाम में हर दूसरा आदमी इस सेक्शन में कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसको लगता है फाइन 1 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल, जबकि ऐसा नहीं है। फाइन 6 महीने तक पनिश एप्लीकेबल लगाओ तुम, कंप्लेन एफआईआर। 1 साल तक पनिशेबल ऑफेंस है तो 1 साल तक का लगा दो, क्योंकि अब ये एक एक बराबर हो जाता है ना, यहाँ पे एक एक बराबर हो जाता है, तो माइंड घूम जाता है, माइंड घूम जाता है। तो फाइन से पनिशेबल है तो 6 महीने, ठीक है, और 1 साल से पनिशेबल है तो 1 साल, और 3 साल तक पनिशेबल है तो 3 साल, ठीक है। मैं मानती हूँ 1 साल, 3 साल, 6 महीने, फाइन। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब है कि कोर्ट रेफर्स टू द टाइम फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड। ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन है तो 6 महीने, ऑफेंस अप टू 1 ईयर है तो 1 साल, और ऑफेंस अप टू 3 साल है तो 3 साल तक आपको या तो एफआईआर, कंप्लेन जो भी लगानी है वो लगाना पड़ेगा। फॉर ऑफेंस ट्राइड टुगेदर लिमिटेशन, ये आपको ध्यान नहीं रखना। रेलिवेंट सेक्शन, अभी मैंने बोला पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से काउंट होगा, मतलब जो अपन बोल रहे हैं ना लगानी पड़ेगी, तो क्या लगानी पड़ेगी? तो या तो कंप्लेन लगाओ या तुम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करो, या तो कंप्लेन लगाओ। एक बार हैंड रेज करो। अभी तुमने बोला ना, मैंने क्या कहा, कुछ लगाना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट कॉग्निजेंस, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा? या तो कंप्लेन लगानी पड़ेगी या एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी। कमेंसमेंट कब? अब ये जो वो पढ़े जो अपने सारे लिमिटेशन में पढ़े थे। लिमिटेशन कब से स्टार्ट होगा? ऑफेंस से स्टार्ट होगा। यदि आपको ऑफेंस किसने ऑफेंस किया ये नहीं पता, मतलब यदि तुम्हें ऑफेंस ही नहीं पता कि तुम्हारे साथ में ऑफेंस हुआ है, मान लो तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे साथ में फ्रॉड हुआ है, तो जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है उस दिन से लिमिटेशन पीरियड चालू हो जाएगा। या तुम्हें यही नहीं पता फ्रॉड किसने किया है, जिस दिन से तुम्हें ये पता चल गया कि फ्रॉड किसने किया उस दिन से तुम्हारा लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। 3 चीजें बोली, तुम्हें पता चल, तो जिस दिन से ऑफेंस हुआ है उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन ऑफेंस का पता नहीं है, लेकिन जिस दिन ऑफेंस का पता चला उस दिन से ऑफेंस लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा, तुम्हें पता नहीं है किसने ऑफेंस किया, तो जिस दिन से ऑफेंडर का पता चला उस दिन से लिमिटेशन पीरियड। एक बार हैंड रेस कर दो। 3 चीजें सिंपल। ऑफेंस, यदि ऑफेंस नहीं पता तो जिस दिन ऑफेंस पता चला,
और यदि पर्सन का नहीं पता तो जिस दिन पर्सन का पता चला उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाए। डन। और सबको पता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, भाई जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है गरिमा रुचि, तो उस दिन को काउंट करते हैं क्या? नहीं करते नो ना। मैम। तो जिस दिन कॉज, भाई जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ उस दिन को काउंट नहीं करते। ठीक है, आप सभी को पता है। और ये तुम्हारे को भाई यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिखा है क्यों नहीं? सबसे पहले वही लिखा होना चाहिए ना कि जिस दिन ऑफेंस कमिट किया, ये लिखा। ठीक है, इस सेक्शन में लिखा है मैंने ऊपर, नीचे सेक्शन की जगह ऊपर सेक्शन में लिख दिया कि जिस दिन से टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ उस दिन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये सबको मैंने रटवा दिया है। फिर ये सब चीजें मैंने पहले ही पढ़ा दी है कि दूसरे कोर्ट में ड्यू डिलिजेंस से कोई दूसरे कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रहा है, जैसे मान लीजिए गरिमा के केस में कोर्ट में लगाना था, रुचि के कोर्ट में गुड फेथ में लगा दिया, तो जितने टाइम रुचि के कोर्ट में लगाया उस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, गुड फेथ में लगाया ना। ठीक है। और मान लीजिए कि है ना इंजंक्शन से रोका जा रहा था किसी व्यक्ति को, निषेधाज्ञा से रोका जा रहा था, तो जितने जितने टाइम निषेधाज्ञा चला, निषेधाज्ञा एप्लीकेशन लगाई, निषेधाज्ञा एप्लीकेशन रिस्टोरी, तो उन सबको क्या कर लिया जाएगा, उसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, जब जब स्टेट गवर्नमेंट परमिशन लेने में जितना टाइम लगा उस चीज को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेने में जितना टाइम लगा। तो ये सब अपन ऑलरेडी पता है। कि मान लीजिए कि ऑफेंडर आउटसाइड इंडिया है या ऑफेंडर अरेस्ट को अवॉइड कर रहा है, तो जितने जितने टाइम वो आउटसाइड इंडिया रहा, ऑफेंस को अवॉइड करा, उस दिन से उस दिन को क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 4 है लिमिटेशन एक्ट का। जिस दिन कोर्ट बंद है, मान लीजिए कि जिस दिन तुम्हारा लिमिटेशन पीरियड खत्म हो रहा है उस दिन कोर्ट बंद है, उस दिन कोर्ट बंद है, तो कोर्ट बंद है तो क्या किया जाएगा भाई, जिस दिन कोर्ट खुलेगा उस दिन तुम उस दिन केस इंस्टीट्यूट कर सकते हो। और तुमको पता ही है कि जिस दिन कोर्ट आधा बंद है, जिस दिन कोर्ट आधा बंद है तो उस दिन को पूरा कोर्ट बंद मान लिया जाता है। कंटिन्यूइंग ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं? फ्रेश पीरियड और लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, एवरी मोमेंट। ये तुमको मैंने याद करा कि अबडक्शन इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। कंटिन्यूइंग ऑफेंस है ना अबडक्शन। ये अबडक्शन, ये जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस होते हैं चलते रहते हैं। फ्रेश पीरियड और लिमिटेशन हर पॉइंट, हर मुद्दे पे, हर मूवमेंट पे स्टार्ट होता है। और यदि स्पेशल सर्कमस्टांसेस दिखाए जाए कोर्ट को इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, तो कोर्ट लिमिटेशन पीरियड को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। अब दो तरीके की क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती है। चैप्टर नंबर 37। दो तरीके की इरेगुलरिटीज होती है। एक होती है इरेगुलरिटी जो विशिएट कर सकती है प्रोसीडिंग को, और एक होती है जो विशिएट नहीं कर सकती। तो पहले है जो विशिएट नहीं करती, ध्यान से सुनना, जो प्रोसीडिंग को विशिएट नहीं करती है। मतलब ऐसी प्रोसीडिंग, जैसे मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को केस सुनना था फर्स्ट क्लास को, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में केस सुन लिया, तो ये प्रोसीडिंग को विशिएट कर देगी, क्योंकि ट्राई गलत कोर्ट ने कर लिया। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सी प्रोसीडिंग, जो कौन कौन सी इरेगुलरिटी समझ गए। रेगुलर, जैसे मान लो गरिमा को केस सुनना था, रुचि ने केस सुन लिया। गरिमा को केस ट्राई करना था, रुचि ने केस ट्राई, गरिमा को अपील सुननी थी, रुचि ने केस अपील सुन ली। गरिमा को इंक्वेस्ट करना था, रुचि ने इंक्वेस्ट कर लिया। गरिमा को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देना था, रुचि ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर। तो ये ऐसी इरेगुलरिटीज है जो चीजों को मतलब मान लो जजमेंट पास हुआ, पारुल ऐसे आ रही है कोर्ट में कि सर सुनना तो गरिमा को था, ऐसी कैसी हिम्मत करी कि रुचि ने सुन लिया। कोर्ट बोला कोई बात नहीं, चुप रहे। ये इरेगुलरिटी प्रोसीडिंग को विशिएट नहीं करती है। तो कौन कौन सी इरेगुलर, जैसे सर्च वारंट रटना पड़ेगा आपको, ये वाला रट लेना, नीचे वाले, क्योंकि ये छोटी लिस्ट है, या नीचे वाली छोटी लिस्ट है। आप एक लिस्ट याद कर लो, दोनों में से एक लिस्ट याद कर लो, तो आपको खुद ही, जैसे आपने ये याद करी तो आपके पास में कोई और चीज आएगी तो आप बोलोगे ऐसी प्रोसीडिंग क्या करती है, ऐसी इरेगुलरिटीज प्रोसीडिंग को विशिएट करती है। ठीक है, तो देखो यदि गलत कोर्ट ने सर्च वारंट, देखो गुड फेथ में यदि गलत दूसरे कोर्ट ने सर्च वारंट इशू कर दिया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया, इंक्वेस्ट का ऑर्डर दे दिया, है ना, इशू प्रोसेस इशू कर दिए, गलती से कॉग्निजेंस ले लिया, मेकओवर केस कर दिया। मेकओवर जानते हो ना, 212 मेकओवर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जाता है सीजेएम मेकओवर। तो किसी गलत, मान लीजिए रुचि को नहीं करना था, रुचि ने कर दिया, तो ये देखो होल्डिंग इंक्वेस्ट, सर्च वारंट, ऑर्डरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इस, है ना, पार्डन कर दिया, पार्डन किसी और कोर्ट ने कर दिया। ठीक है, रिकॉल कर लिए, सेल कर दिया, जो अपन पढ़ के है ना, सेल कर देते हैं प्रॉपर्टी को, है ना। तो ये परिस्थितियां ऐसी है जिससे प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होती। भाई सर्च वारंट गलत कोर्ट ने दे दिया, तुम्हें केस पास हो गया, छोड़ो ना, प्रोसीडिंग क्या विशिएट करेगी। सर्च वारंट हो गया, और लाइक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया, होल्डिंग इंक्वेस्ट,
टेंडरिंग पार्डन, तो इन चीजों से प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होती। तो ये सब काम है गुड फेथ में करना चाहिए। मतलब रुचि ने करा तो रुचि को गुड फेथ में काम करेगी ना रुचि, तो ही प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होगी, अदरवाइज हो जाएगी। क्योंकि स्पेसिफिकली है इरोनियसली इन गुड फेथ काम हुआ है तो प्रोसीडिंग सेट असाइड नहीं होगी। आपका केस वैसे का वैसा चलता है। अब बहुत बड़ी बड़ी चीजें जिससे प्रोसीडिंग विशिएट हो, प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल कर दिया, ठीक है। पोस्टल अथॉरिटी को याद है आपको, बड़े बड़े लोग ही क्या कर सकते हैं, याद होगा ना, पोस्टल अथॉरिटी को केवल बड़े बड़े लोग ही ऑर्डर दे सकते हैं, सीजेएम डीएम। नीचे वाले कोर्ट ने दे दिया, छोटे कोर्ट ने, प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी। आपने पीस का बॉन्ड ले लिया, पीस का बॉन्ड केवल सीजेएम और कोर्ट ऑफ सेशन ही ले सकता है, याद है, सीजेएम कोर्ट ऑफ सेशन ले सकता है, किसी अदर ने पीस का ले लिया। गुड बिहेवियर का ईएम ही ले सकता है, तो गुड बिहेवियर का ले लिया, आपने डिस्चार्ज कर दिया, पीस ऑफ बॉन्ड को कैंसिल कर दिया। मेंटेनेंस का ऑर्डर जेएम फर्स्ट क्लास ही दे सकता है, कोई और कोर्ट ने दे दिया। लोकल न्यूसेंस का ऑर्डर दे दिया आपने, लाइक पब्लिक न्यूसेंस चैप्टर, ये बहुत बड़े बड़े कॉग्निज, मतलब ऑफेंडर को ट्राई कर लिया, समरीली ट्राई कर लिया, समरीली कोई पर्टिकुलर कोर्ट ही ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और अपील डिसाइड कर दिया आपने गलत, ठीक है। और रिवीजन का ऑर्डर दे दिया, कोर्ट ऑफ सेशन और वही दे सकते हैं रिवीजन का, हाई कोर्ट, इसके अलावा किसी और ने दे दिया, गलत कॉग्निजेंस ले लिया। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे लिखा क्यों नहीं है मैंने, ये रहा, अरे कहाँ नहीं, ये रहा, रट लेना ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट। यदि देखो 3 तरीके से कॉग्निजेंस लेता है कोर्ट, कैसे लेता है, एक कंप्लेंट पे, एक पुलिस रिपोर्ट पे, और एक अदर स्वयं ओन, याद है आपको, 3 तरीके से लेता है, कंप्लेंट पे लेता है, खुद अपने पास कंप्लेंट आती है, पुलिस रिपोर्ट पे लेता है, और अदर। देखो तो मान लो कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट पे किसी गलत कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, आपकी प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होगी। और यहाँ पे ओन मोशन पे ले लिया ना, ओन मोशन, ना ही कंप्लेंट ना पुलिस रिपोर्ट, तो भाई तेरी गलती है ना, क्यों लिया तूने। रुचि रुचि जैसे यहाँ पे करीमा के पास कंप्लेंट आई और पुलिस रिपोर्ट आई, रुचि को ट्राई करना था, तो इसके पास में वाकई पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट आई है, ठीक है, गलती से ट्राई कर ली गुड फेथ में, तो प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होगी। देखो 210 के 1 के ए में कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट पे प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होती है, रट लो। लेकिन ओन मोशन में भाई, क्या तेरे को बैठे बैठे क्या लग रहा था कॉग्निजेंस लेने का, एक बार हैंड रेस कर तो प्रोसीडिंग विशिएट हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो काम चल जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, देखो 201 के 10 के सी में प्रोसीडिंग विशिएट हो जाती है, और ऊपर लिखा है 210 के 1 का ए और 1 का बी, उसमें प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल रट लो। अब देखो यदि गलती से गलत प्लेस पर जयपुर लगना था जोधपुर लगा दिया, तो कोई भी फाइंडिंग सेंटेंस ऑर्डर सेट असाइड नहीं होगा कि रॉन्ग सेशन डिवीजन में, रॉन्ग सब डिवीजन में, रॉन्ग लोकल एरिया में क्या हो गया है, केस लग गया, अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस, अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस, ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया। सेक्शन 183 ये कन्फेशन से रिलेटेड सेक्शन है कि कन्फेशन को नॉन कंप्लायंस कर, कन्फेशन आपको सबको पता होगा कि जब कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोला जाता है कि भाई तूने कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया तो तेरे ही अगेंस्ट यूज होगा। मेमोरेंडम साइन होते हैं और उसको उसमें लिखा जाता है कि ये मेमोरेंडम मजिस्ट्रेट ने अपनी सामने करवाया है और व्यक्ति अपनी इच्छा से कर रहा है। एक बार हैंड रेस करो, याद है कि कन्फेशन रिकॉर्ड होता है तो लिख बोला जाता। तब इन्होंने कहा कि तुमने सारी कंप्लायंस कर ली लेकिन कुछ कंप्लायंस रह गई, सारी कंप्लायंस कर ली लेकिन कुछ कंप्लायंस रह गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं, ठीक है, अनटिल अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं। तो यही लिखा है कि कोई कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं सेक्शन 183 316 में, उनको कंप्लाई नहीं किया जाता है, तो चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो। 94 बीएनएस 94 बीएसए में क्या लिखा हुआ है कि जहां डॉक्यूमेंट जरूरी है वहां डॉक्यूमेंट जरूरी है। जैसे कोर्ट मान लो मेमोरेंडम रिकॉर्ड करने से रह गया, सेक्शन 94 में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, यदि अक्यूज के डिफेंस को इंजर नहीं हुआ है ना तो स्टेटमेंट एडमिट किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आया होगा। याद कर लो, रॉन्ग प्लेस कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्फेशन स्टेटमेंट कुछ मिस्टेक हो गई बाय चांस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो। ये तो रटा लेना है, फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा ना तो सब चीजें प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी। आप है ना इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम एब्सेंस और एरर इन चार्ज, आपने ओमिशन भूल गए या कोई चार्ज एब्सेंट रह गया या एरर हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वापस बोल रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो। यदि ओमिशन मतलब चार्ज बनाना भूल गए तो चार्ज बना के कोर्ट या तो क्या कर देगा, ट्रायल को रीस्टार्ट कर देगा,
ठीक है। यदि चार्ज में एरर है तो कन्विक्शन क्या कर सकता है, अगेन रीट्रायल का ऑर्डर दे सकता है या कन्विक्शन को क्वेश कर सकता है। ठीक है, यदि वैलिड चार्ज बनाना चाहिए था, फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया। तो मैंने क्या कहा कि चार्ज बनाते टाइम यदि एरर हो गया है, गलती हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं। दो चीजें हो सकती है, यदि फर्क पड़े तो कोर्ट बोलेगा रीट्रायल करो या कन्विक्शन को क्वेश कर दो, और यदि फर्क नहीं पड़े तो तुम्हें मैंने बता दिया। और मान लीजिए चार्ज फ्रेम करने से भूल गए हैं, चार्ज फ्रेम करने से, एक बार हैंड रेज कर दो, मैं क्या बोल रही हूँ, चार्ज गलत फ्रेम हुआ, एरर एब्सेंट, और ओमिशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, फेलियर ऑफ जस्टिस है, लेकिन कोर्ट को लग रहा है कि फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, तो रीट्रायल कर दे भाई, फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, नया जो भी तेरा चार्ज है उसको फ्रेम कर और रीट्रायल कर दे और कन्विक्शन को क्वेश कर ले, वापिस सुन ले। तुम मजिस्ट्रेट हो, तुम्हें लग रहा है कि हो ही नहीं रहा फेलियर ऑफ जस्टिस, तो तुम कोई बात नहीं, याद है ना उसमें गुफ्त कौन सा दो आदमी थे, बख्श गुफा और कौन से गुफा पता नहीं, याद करवाए पढ़ाया होगा ना रश्मि हमने एग्जाम्पल, कि दो दो इंसान थे, जैसे मान लीजिए गरिमा और ग्रीमा, दो इंसान है, तो गरिमा ने एक ही व्यक्ति को मारा है, ठीक है, गरिमा मारा किसको है उसने, गरिमा ने मारा है उसने, मान लो मोहन को, मारा मोहन को है, एक ही व्यक्ति को मारा है, और गरिमा के सामने बोल रहा है कि तुमने सोहन को मारा, ठीक है, और तुमने फला तारीख को फला, तो गरिमा के पास में जितने भी एविडेंसेस आ रहे हैं, चाहे वो सोहन से रिलेटेड कोर्ट प्रस्तुत कर रहा हो, लेकिन गरिमा को तो पता है ना कि उसने एक ही व्यक्ति को मारा है। एक बार हैंड रेस करो, याद है क्या तुम्हें, खुदा बख्श और एक और कौन आदमी था, मुझे याद नहीं आ रहा। यस मैम, वो सेक्शन 239 वाला ऑल्ट्रेशन वाला चार्ज का जो सेक्शन है उसी जरूरत में है फर्क ना। पड़ेगा कि खुदा बख्श और यस एक और मैम। बख्श था, मुझे याद नहीं। तो उस जैसे मान लो कि गरिमा ने खुदा बख्श को ही मारा, खुदा बख्श को ही मारा, लेकिन नाम दूसरा चल रहा है, तो गरिमा के पास में एविडेंसेस आ रहे, चीजें वही रिकॉर्ड हो रही, बस नाम खुदा बख्श की जगह मान लो मजनू बख्श ऐसा कुछ कर दिया, तो गरिमा को कोई फर्क पड़ रहा है क्या, गरिमा के पास में तो एक ही आदमी है कि उसने 19 तारीख को खुदा बख्श, अब गरिमा ने 19 तारीख को खुदा बख्श को मारा और 20 तारीख को मोजम बख्श, जो भी नाम है मान लीजिए, रुचि बख्श को मार दिया, तो गरिमा के पास में गरिमा उल्टा सीधा चल रहा है, मारा तो उसने 19 तारीख को खुदा बख्श को है, लेकिन एविडेंसेस आ रहे हैं रुचि बख्श के, और है ना 20 तारीख को रुचि बख्श को मारा है, लेकिन एविडेंसेस आ रहे हैं खुद, तो आदमी पागल नहीं हो जाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा, ये इससे फेलियर ऑफ जस्टिस होता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 511, 511 जैसे सेक्शन 99 है ना सीपीसी में, घंटा फर्क नहीं पड़ता, एक बार जजमेंट पास हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि प्रोसीडिंग में, लाइक इशू, समन इशू करने में, वारंट इशू करने में, सैंक्शन लेने में इरेगुलरिटीज थी, ओमिशन था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, कोर्ट में सामने जाके सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन तो ली नहीं थी सर इसने, आपने तो लिखा है बीएनएसएस में, जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 511, पहले 464 हुआ करता था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और सेक्शन 99 सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 167 पढ़ते हैं ना उसका, इंडियन एविडेंस एक्ट का पढ़ते हैं 167, अभी कौन सा, अभी शायद 169 हो गया होगा, इरेगुलरिटीज कि कोई एविडेंसेस लेने में, कोई एविडेंसेस छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस अंटिल फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो। तो इन्होंने यही कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समन गया प्रॉपर, वारंट गया प्रॉपर, सैंक्शन ली प्रॉपर, जब तक फेलियर और केस डिसाइड हो चुका है, फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अटैचमेंट में कोई डिफेक्ट और एरर हो गया तो आपका अटैचमेंट अनलॉफुल नहीं बन जाएगा अनलेस अंटिल फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो। ठीक है, ठीक है, मजिस्ट्रेट नहीं, ये कुछ काम का नहीं, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत छोटे छोटे चैप्टर थे जो बहुत ही कम आते हैं एग्जाम में, लेकिन प्री के एग्जाम में 110% पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में आया था, प्री के एग्जाम में, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग प्लेस वाला एग्जाम्पल में मेरे को 0 नंबर मिले, मुझे याद भी, कंफ्यूज हो जाते हैं ना इसलिए। ठीक है, बाकी तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। थैंक यू सो मच।